डियाब्लो एक पैथेटिक एंटी सोशल गेमर था जो एक दिन अपने ही कैरेक्टर के रूप में जागता है, एक ओवर पावर डीमन लॉर्ड बनकर। लेकिन जब वो गलती से दो फ्रीकी डेमी ह्यूमंस गर्ल्स को एंस्लेव कर लेता है जो अब उसकी सारी बातें मानती हैं, तो वो डिसाइड करता है कि अपने नए जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके मल्टीबार शॉर्टीज को क्लैप करेगा। लेकिन ये सब होने से पहले वो अपने घर के बेसमेंट में क्रॉस रेवड़ी खेल रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं उसे अचानक दो बैडीज से किसेस मिलती हैं और तभी उसे एहसास होता है कि वो अब डियाब्लो के बॉडी में है, अनडिफीटेड डीमन लॉर्ड जो उसका गेम का ही कैरेक्टर है। और जब लड़कियां ये बहस करती है कि उसे कौन रखेगी, और तभी वो चारों तरफ देखता है और पहचान जाता है कि ये जगह उसी गेम का लोकेशन है। और अपने पुराने लाइफ में वो एक चोमू से लड़का था जिससे कोई बात तक नहीं करता था, और इसी वजह से प्रेजेंट में वो लड़कियों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए स्टटर करता है। लेकिन हिम्मत जुटाकर और अपने बेस्ट डीप वॉइस में वो लड़कियों को ऑर्डर करता है कि लड़ाई बंद करो और एक दूसरे से हाथ मिलाओ। और लड़कियां तुरंत मना कर देती हैं, लेकिन अचानक एक फोर्स उनको हाथ मिलाने पर मजबूर कर देती है और कुछ सेकंड बाद ही उनके गले पर स्लेव कॉलर आ जाती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती हैं। और सिटी की तरफ जाते हुए लड़कियां एक्सप्लेन करती हैं कि उन्होंने उसे अपना स्लेव बनाने के लिए समन किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया और अब वो उसकी बाउंड हो चुकी हैं। और ये सुनकर डियाब्लो कनेक्ट करता है कि उसका मैजिक रिफ्लेक्टर रिंग जो उसे गेम में मिला था शायद उनकी समनिंग मैजिक को पलटकर उन्हीं पर चला गया। और इनकी तरफ जाते हुए लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं सेरा और रिम, और बताती है कि वो एडवेंचरर्स हैं जिन्हें उनकी पावर की जरूरत है। और इसके जवाब में वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, डियाब्लो द माइटी डीमन लॉर्ड। और आखिरकार वो एक डरावने होटल पहुंचते हैं जहां पैसों की कमी की वजह से उनको एक ही रूम में रहना पड़ता है, जहां एक किंग साइज बेड है। और ये देखकर डियाब्लो के मन में सेरा और रिम के साथ एक नॉटी ग्रुप प्रोजेक्ट की उम्मीद जग जाती है। और अचानक एक लड़की जिसका नाम सेलेस्टीन है वो उनके रूम में आती है और शेरा उसे एक्साइटेडली ग्रीट करती है क्योंकि वो मेज एसोसिएशन की हेड है। और फिर डियाब्लो से पहचान जाता है गेम से, वही मेज जो टाउन को अपनी मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्ट करती है। और सेलेस्टीन तुरंत ही लड़कियों के गले में लगे स्लेव कलर को नोटिस करती है और उन्हें डिनर पर इन्वाइट करती है ताकि वो इसके बारे में और जान सके। और जब लड़कियां पूरी स्टोरी रिवील करती हैं तो सेलेस्टीन वादा करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उनकी मदद करने की। और तभी डियाब्लो कोल्डली पूछता है कि वो अपने बदसूरत चेहरे के साथ उनको क्यों अनॉय कर रही है। और ये सुनकर उसका सिम बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है और डियाब्लो से कहता है कि सेलेस्टीन के नाम पर रिस्पेक्ट डालो, मगर डियाब्लो उसे मना करता है और कहता है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और मामला बढ़ने ही वाला होता है कि सेलेस्टीन रिन को अर्ज करती है कि वो बॉडीगार्ड रख ले, लेकिन रेम मना कर देती है। और तभी सेलेस्टीन उसे याद दिलाती है कि वो उनके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बावजूद रिम अश्योर करती है कि वो खुद अपना बचाव कर सकती है। और साई करते हुए हाई मेज अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल जाती है। और बॉडीगार्ड जाते जाते डियाब्लो को गुस्से से घूरता है। और साइड कैरेक्टर्स के चले जाने के बाद डियाब्लो रिम की ओर मुड़कर कहता है कि वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिम झूठ बोलती है और कहती है कि वो तो बस एक ऑर्डिनरी कैट गर्ल है। हालांकि डियाब्लो के गेमर इंस्टिंक्ट स्टिंगर करने लगते हैं और वो कंक्लूड करता है कि रिम का सीक्रेट स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी वो रिम को अपने कंधों पर उठाता है और शेरा से कहता है कि वो रिम को टॉर्चर करेगा ताकि उससे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। और शेरा भी एक वाइफू की तरह चुप रहती है और डियाब्लो को रिम ले जाने देती है। और वो लोग कमरे में पहुंचते हैं जहां डियाब्लो उसे बेड पर फेंकता है और कहता है कि सच बता दो वरना वो उसकी बीन फ्लिक करेगा। और ये सुनकर रिम गुस्से में पूछती है कि क्या वो उसे डिफाइल करने वाला है। और तभी डियाब्लो अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदलता है और उसकी जगह वो रिम के कानों को रगड़ने लगता है, जिससे रिम खुश होकर डॉल्फिन जैसी साउंड निकालने लगती है। और कुछ देर बाद जब रिम फनी लिक्विड रिलीज कर देती है तो वो डियाब्लो से पूछती है कि क्या वो उसे तब भी अपसेट करेगा जब वो उसे अपना बड़ा सीक्रेट बताएगी, वो सीक्रेट जो हमेशा लोगों को उससे डराकर दूर कर दिया। और डियाब्लो वादा करता है कि वो भागेगा नहीं। और ये सुनकर रिम रिवील करती है कि उसके अंदर डीमन लॉर्ड क्रबून की सोल सील्ड है। और ये नाम सुनते ही डियाब्लो याद करता है कि क्रबून तो क्रॉस रेवड़ी गेम का अल्टीमेट बॉस है। और वही रिम बताती है कि उसका पर्पस क्रबून को डिफीट करना है। और इसी वजह से सेलेस्टीन चाहती थी कि रिम को बॉडीगार्ड मिले ताकि वो जल्दी मर ना जाए और क्रबून दुनिया में अनलीश ना हो जाए। और ये जानकर डियाब्लो रिम को अश्योर करता है कि वो उसकी इस कारण में मदद करेगा। और ये सुनकर रिम इमोशनली मूव हो जाती है और रिम की आंखों में आंसू देखकर, जिन्हें वो किसी कमजोर बच्चे की तरह रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए डियाब्लो कमरे से निकल जाता है। और बाहर आते ही उसे सेलेस्टीन के सिम गार्ड और उसके होमीज घेर लेते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि वो उसके लेवल के लायक नहीं है, डियाब्लो मुड़कर जाने लगता है। और तभी सिम गार्ड एक लेवल 30 का सैलेमेंडर समन करता है और डियाब्लो उसे स्कॉप करता है और कहता है कि वो तो लेवल 150 पर है और एक ही मूव में सैलेमेंडर को कबूम कर देता है। और ये करने के बाद डियाब्लो को एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, जो पावर उसके पास गेम में थी वही पावर अब सच में उसके पास है। और सुबह होते ही वो सोचता है कि क्या यह दुनिया क्रॉस रेवड़ी की रेप्लिका है या फिर सच में वो गेम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो चुका है। और तभी वो उठने लगता है, लेकिन उसके हाथ किसी सॉफ्ट चीज को पकड़ लेते हैं और जब वो सिर घुमाकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका बायां हाथ सेरा के जिगली संतरों पर टिका हुआ है। और उसकी घबराहट और बढ़ जाती है जब वो नोटिस करता है कि उसका दायां हाथ रिम के पोरली डेवलप चेस्ट पर रखा हुआ है।
Yeah, boy. और उस पर डियाब्लो को साफ पता चल जाता है कि उसे संतरे बहुत पसंद है और तभी शेरा जाग जाती है और उस पर चिल्लाती है और वो गुस्से में कहती है कि वो ये सब तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट न करे। और कुछ देर बाद रिम भी जागती है और उसके चेस्ट पर डियाब्लो का हाथ देखकर वो एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाती है और अब पूरी तरह से घबराया हुआ डियाब्लो खुद को याद दिलाता है कि उसे बस रोल प्ले करना है अहंकारी डीमन लॉर्ड डियाब्लो का। तो वो रिम से कामली कहता है कि उसका बॉडी ग्लो अप जल्दी आएगा। तो उस दिन रिम डिसाइड करती है कि वो डियाब्लो से नाराज ही रहेगी, मगर डियाब्लो उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं देता और पूछता है कि उसने अब तक कोई भी इंसान क्यों नहीं देखा। और शेरा बताती है कि ये ब्लॉक खास तौर पर डेमी ह्यूमंस के लिए बना है। और ये सुनकर डियाब्लो को समझ आता है कि इंसान हमेशा की तरह बाकी क्रिएचर्स से बीप कर रहे होंगे। और शाई करते हुए वो लड़कियों से पूछता है कि क्या उनकी स्ट्रेंथ भी लेवल से मेजर होती है। और शेरा कंफर्म करती है, लेकिन जल्दी से बताती है कि वो एक नूब है, जबकि रिम प्राउडली बताती है कि वो लेवल 40 पर खड़ी है। और आखिरकार वो लोग एडवेंचरस गिल्ड पहुंचते हैं और वहाँ डियाब्लो राउडी क्राउड देखकर चौंक जाता है। ढेर सारे एडवेंचरस आपस में हंगामा कर रहे होते हैं और नर्वस होने के बावजूद वो शांत दिखता है और लड़कियों के साथ सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है, जहां एक एच एनिमे की बैड रिसेप्शनिस्ट उनको फॉर्म भरने के लिए कहती है। और तभी डियाब्लो को एहसास होता है कि वो तो यहाँ की लैंग्वेज ही नहीं जानता और इसलिए वो शेरा को ऑर्डर करता है कि वो फॉर्म उसके लिए भर दे। और शेरा एक्साइटेड होकर मान जाती है और फॉर्म भर देती है। और इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उनको गाइड करती है कि वो सभी मैजिक मिरर को टच करे ताकि उनके लेवल रिवील हो सके। और शेरा सबसे पहले जाती है और पता चलता है कि वो तो लेवल 30 पर है। और ये जानकर वो थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो रिम से आगे निकलेगी। लेकिन जब डियाब्लो की बारी आती है तो मिरर के साथ कोई गड़बड़ हो जाता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। और इस हंगामे को सुनकर गिल्ड मास्टर सिल्वी का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो डियाब्लो और उसकी कडल क्रू को अपने साथ आने के लिए कहती है। और प्राइवेट जगह पर सिल्वी डियाब्लो से कहती है कि वो उनके छोटे गिल्ड के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी कमजोर इंसान के ऑर्डर्स मान पाएगा। और डियाब्लो कंधे उचकाते हुए कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसे पैसे मिलते हैं। और ये सुनकर सिल्वी हंस पड़ती है और उसे ऑफिशियली गिल्ड में वेलकम करती है। और फिर वो उनको एक मिशन देती है आदमखोर जंगल में छुपे हुए मदारा सांप के आंखें लाने का। और रेम रिवील करती है कि ये क्वेस्ट मेज एसोसिएशन की तरफ से आया है, जिससे डियाब्लो सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये सेलेस्टीन या उसके गुनर्स का काम तो नहीं। और तभी उसके दिमाग में उस रात की यादें ट्रिगर होती है जब वो रिम के ऊपर था। मगर बुरे सोचों को झटकते हुए वो पूछता है कि क्या वो पोर्टल के जरिए आदमखोर जंगल जा सकते हैं। लेकिन लड़कियां हैरान होकर बताती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पोर्टल नाम की कोई चीज नहीं सुनी। और डियाब्लो पूरी कोशिश करता है उनको पोर्टल समझाने की, जिस पर सेरा चकल करती है और कहती है कि अगर पोर्टल होती तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। जिस पर रिन भी एग्री करती है और सरकस्टिकली पूछती है कि क्या डियाब्लो ने पेडीवुड की कोई क्रैपी फैंटेसी मूवी देख रखी है। और ये सुनकर डियाब्लो डिसाइड करता है कि चुप रहना ही बेहतर है। और इस तरह 5 घंटे पैदल चलने के बाद वो लोग आदमखोर जंगल पहुंचते हैं। और ये जंगल इतना डरावना होता है कि डियाब्लो को भी हीबी जीबी महसूस होने लगते हैं। और तभी सेरा 10 लोगों की प्रेजेंस को सेंस कर लेती है और डियाब्लो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और लड़कियों से कहता है कि एक ट्रैप है और उन्हें सावधान रहना होगा। और बिना देर किए वो पैर की तरफ एक एलिमेंटल मैजिक फायर करता है, जिससे दुश्मन बाहर निकल आते हैं। और शेरा तुरंत उस एल्फ को पहचान लेती है, शेल्फ श्योर, जो गुस्से में डियाब्लो का सामना करती है और पूछती है कि उसने ग्रीनवुड की प्रिंसेस को इंस्लेव करने की हिम्मत कैसे की। और पता चलता है कि वो प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि शेरा ही है। और इरिटेटेड होकर डियाब्लो कहता है कि उसने शेरा को या किसी और को इंस्लेव नहीं किया। लेकिन सेल्सियोर मानने को तैयार नहीं होती है और घोषणा करती है कि वो प्रिंसेस को आजाद करके वापस अपने नेशन ले जाएगी। और ये सुनकर शेरा भड़क जाती है और साफ कह देती है कि वो उसके साथ कभी नहीं जाएगी, खासकर ये जानने के बाद कि उसका भाई उसे सिर्फ बच्चे पैदा करने वाले बैक शॉट के लिए चाहता है। और सेल्सी हैरानी से पूछती है कि वो क्यों गुलामी जैसी जिंदगी जीना पसंद करेगी, जबकि वो आराम से अपने पैर फैलाकर अपना बायोलॉजिकल डेस्टिनी पूरा कर सकती है। और सेरा गुस्से में क्लैरिफाई करती है कि वो किसी की गुलाम नहीं है। और ये सुनकर रिम सेरा को ट्रू फेमिनिस्ट कहती है और उसे अपना पूरा सपोर्ट देती है। और फिर डियाब्लो डार्क टोन में सेल्सी से कहता है कि उसने उसे अपना दुश्मन बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। और एल्फ उसकी इस बातों से ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं और एक साथ बहुत सारे एरोस फायर करते हैं। लेकिन डियाब्लो के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उनसे पूछता है कि जब उन्हें सच में उसे लड़ना ही नहीं तो फालतू में उसका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और इसके जवाब में सेल्सी अपना असली हथियार निकालती है, टेम्पेस्ट एरोस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी चीज को भेज सकती हैं। लेकिन डियाब्लो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और वो बड़े ही आसानी से इसको न्यूट्रलाइज कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और अब डर के मारे एल्फ उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। और तभी डियाब्लो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, द डेमन लॉर्ड फॉर अनदर वर्ल्ड। और बिना किसी देरी के वो एक स्पेल अनलीश करता है, फ्रीजियर, जिससे पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है और सेल्सी और उसकी ट्रूप जड़ से घुटनों पर गिर जाते हैं। और तभी अचानक वो सिम गार्ड सामने आता है और वो एल्फ्स को कचरा कहता है कि उन्होंने डियाब्लो को मारने में नाकाम रहकर उसे शर्मिंदा कर दिया। और इसी से साफ हो जाता है कि ये सब उसी की प्लॉटिंग थी। और तभी डियाब्लो उससे पूछता है कि क्या उसने एल्फ्स को ये यकीन दिलाया कि वही स्लेव ट्रेडर है।
और ये सुनकर गार्ड चिल्लाता है कि एल्स ने ये नतीजा खुद निकाला क्योंकि वो बेवकूफ डेमी ह्यूमंस हैं। और इसके जवाब में डियाब्लो उसे फाइनल वार्निंग देता है कि अगर उसने कभी उसे दोबारा देखा तो उसे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ डालेगा। और ये सुनकर गार्ड इतना डर जाता है कि वहाँ से भाग जाता है। और इसी मौके पर सेरा आगे बढ़ते हुए सेल्सी से कहती है कि अब दोबारा उसे परेशान ना करे क्योंकि जब उसके पास चैट जैसे डियाब्लो हैं तो उसे अपने भाई के साथ क्लैप करने की जरूरत नहीं। और घर लौटने के बाद शेरा खुद को अकेला पाती है डियाब्लो के साथ और उसे रिजर्व करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि उसका मैजिक कितना अमेजिंग है। लेकिन डियाब्लो अपने ख्यालों में खोया होता है और कंक्लूड करता है कि यह दुनिया सच में रियल डील है और गेम से उल्टा यहाँ अगर वो मरा तो दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं होगा। और तभी उसे एहसास होता है कि बाकी लोग लो लेवल पर इसलिए हैं क्योंकि कोई भी गॉड लाइक पावर पाने के लिए अपनी जान रिस्क नहीं करना चाहता। और अचानक डियाब्लो शेरा से कहता है कि क्रैब्स को हराने के लिए उसे अपनी जान रिस्क करनी पड़ेगी। और ये सुनकर शेरा को लगता है कि वो रेन को उसके ऊपर चुन रहा है और आंसू भरी आंखों से शेरा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे डियाब्लो की उतनी ही जरूरत है जितनी रिम को है। और अपनी डिवोशन दिखाने के लिए शेरा सीधे उसके बुर्ज खलीफा पर बैठ जाती है और उसे अपने संतरों से खेलने देती है जब तक कि डियाब्लो मान ना ले कि वो रिम को उसके ऊपर नहीं चुन रहा। और अगली सुबह गैंग को सिल्वी बुलाती है और वो माफी मांगती है कि मिशन के बाद उनको आराम करने का समय नहीं दिया और रिवील करती है कि इस बार खास तौर पर किसी ने डियाब्लो के एक क्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है। और ये सुनकर लड़कियां चिंतित हो जाती हैं और सिल्वी से पूछती है कि कहीं ये फिर से ट्रैप तो नहीं। और तब सिल्वी बताती है कि ये कमीशन खुद सेलेस्टिन की तरफ से आया है और उसने इसके लिए बड़ी रकम ऑफर की है। हालांकि डियाब्लो बड़बड़ाता है और सिल्वी से पूछता है कि क्या उस मेज ने अपने बदसूरत गार्ड के डैमेज की रिप्लेशन भी इंक्लूड की हैं। और गिल्ड मास्टर उसे एश्योर करती है कि सब मैनेज हो जाएगा। और तभी रिम इंटरप्ट करती है और साफ कह देती है कि वो इस मिशन पर नहीं जाएगी क्योंकि वो सेलेस्टिन का कोई एहसान नहीं लेना चाहती और उसके हिसाब से इतनी हाई पेइंग जॉब एक्सेप्ट करने का मतलब होगा कि वो उसके डेप्थ में बन जाएगी। और ये सुनकर डियाब्लो एहसास करता है कि रिम कोई गोल्ड डिगर नहीं है। और फिर सेरा सबको याद दिलाती है कि वो सभी ब्रोक लूजर्स हैं जिनके पास तो टॉयलेट पेपर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और इसी बीच सिल्वी पिच करती है कि इस क्वेस्ट के लिए उन्हें जरूरी नहीं कि ग्रुप में ही जाना पड़े क्योंकि ये मिशन माना जाता है कि एक आसान जॉब है। और इसलिए बिना देरी किए डियाब्लो रिम से कहता है कि वो शहर में अकेले रहे। और ये सुनकर रिम थोड़ा बुरा मान जाती है और सिल्वी के ऑफिस से निकलते ही वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, वुल्फ ब्रिज पर रिफ्रेशमेंट पहुंचाना। और इसे पढ़कर डियाब्लो एहसास करता है कि ये वाकई बहुत आसान काम है। और वो कहता है कि सेलेस्टिन क्लियरली अपनी गार्ड की बदतमीजी का मुआवजा करने की कोशिश कर रही है मगर रिम गुस्से में फंस करती है और इंसिस्ट करती है कि उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। और फिर शेरा कहती है कि उसे लगता है कि सेलेस्टिन एक अच्छी इंसान है। और जैसे ही वो मिशन के लिए निकलने वाले होते हैं एक गोल्डन बालों वाला लड़का डियाब्लो को रोकता है और कहता है कि वो उतना ही इवल दिखता है जितनी उसके बारे में अफवाहें फैली हैं। और अब उत्सुक होकर डियाब्लो सोचता है कि आखिर किस रूमर्स की बात हो रही है। और तब लड़का रिवील करता है कि शहर उसे एक डीमन के रूप में जानता है जिसने 2 इनोसेंट लड़कियों को इंस्लेव किया हुआ है। और अंदर ही अंदर डियाब्लो इस रूमर्स पर क्रिंज करता है जानते हुए कि उसके सिंग तो बस शो के लिए हैं लेकिन बाहर से वो अपना बेस्ट क्रॉप हस्बैंड वॉइस निकालकर लड़कियों से पूछता है कि ये भोंदू कौन है। और वो तुरंत जवाब देती है कि ये एमिल है जिसे एडवेंचरस गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर कहा जाता है। और उसका इंट्रोडक्शन सुनकर एमिल प्राउडली बोस्ट करता है कि वो लेवल 50 का है और डियाब्लो को डुएल के लिए चैलेंज करता है। और ये सुनकर डियाब्लो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो यहाँ आने के बाद से ऐसे गेम जैसे कॉन्फिडेंशन का इंतजार कर रहा था। और फिर भी वो घमंड से एमिल से कहता है कि वो उसे एक मक्खी की तरह कुचल देगा। और एमिल उसकी वार्निंग को नजरअंदाज करता है और कहता है कि उसे लड़कियां बहुत पसंद है और एक सच्चे फेमिनिस्ट होने के नाते वो कभी अलाउ नहीं कर सकता कि कोई बदसूरत डीमन सेरा और रिम को अनस्लेव करे। और लड़कियां उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उसने सब गलत समझा है लेकिन एमिल उनको चुप करा देता है और अनाउंस करता है कि वो उनको आजाद करेगा क्योंकि वो लड़कियों का डिफेंडर है। और एमिल को देखते ही डियाब्लो तुरंत समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक परफॉर्मेटिक अच्छा इंसान है। और फिर भी वो उम्मीद करता है कि शायद उसे एमिल से एक अच्छा फाइट मिल ही जाए। और जैसे ही एमिल अपनी फाइटिंग पोजीशन लेता है डियाब्लो का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है और एमिल तुरंत डियाब्लो पर हमला करता है ताकि उसे आधा काट सके। लेकिन डियाब्लो अपने स्टाफ से आसानी से उस हमले को डॉज कर लेता है और अगले मूव में एमिल माना गैदर करने की कोशिश करता है लेकिन डियाब्लो उसे एक मच्छर की तरह मारकर दूर फेंक देता है जिससे एमिल काफी एम्बेरस हो जाता है। और गुस्से से तिल मिलाता हुआ एमिल चिल्लाता है कि वो हार मारने वाला नहीं है क्योंकि वो नारुतो देखकर बड़ा हुआ है और फिर से हमला करता है। और तभी लड़कियां दोनों बेवकूफों के ऊपर चिल्ला पड़ती है कि बस करो। और तभी सेरा एमिल को सच बताती है कि उसने पूरी कहानी गलत समझी है। और रेन भी समझाती है कि डियाब्लो ने उनको एनस्लेव नहीं किया बल्कि उनकी मदद कर रहा है। और ये सुनकर एमिल जोर जोर से हंसने लगता है और डियाब्लो से कहता है कि वो लकी है कि लड़कियों ने साफ कह दिया वरना वो उसे खतरा मानकर निपटा देता। और इधर डियाब्लो बस गहरी सांस छोड़ देता है क्योंकि उसके सामने खड़ा एमिल क्लियरली एक ऐसा चिंप है जो कभी इवॉल्व ही नहीं हुआ
और बाद में शेरा और डियाब्लो अपनी कोशिश की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एल्फ मैडम बोरियत में जिगल करती है और डियाब्लो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ स्क्रीन टिपिंग करना चाहता है। और उसके अंदर का वर्जिन घबरा जाता है और चिल्लाता है कि काम के दौरान ऐसे सजेशन मत दो। लेकिन वही शेरा अपने संतरे उसके चेस्ट पर दबा देती है और कहती है एक दिन वो उतनी ही पावरफुल बनना चाहती है जितना वो है। और थोड़ी मस्ती मजाक के बाद वो लोग आखिरकार वुल्फ पहुंचते हैं, जहाँ गार्ड उसके सिंग देखकर उसे तुरंत फॉलन समझ लेते हैं। और डियाब्लो कुछ बोल पाए उससे पहले ही एक गार्ड बोरिस उसे पहचान लेता है कि ये वही इनफेमस डीमन है जिसके बारे में पूरी फोल्ट्रा सिटी में बातें हो रही हैं। और अब क्यूरियोसिटी में डियाब्लो उन गार्ड से पूछता है कि इतनी घबराहट क्यों है। और गार्ड्स रिवील करते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है कि सैकड़ों फॉलन्स उल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सुनते ही डियाब्लो चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उसे क्रॉस रेवरी से पता है कि फॉलन कोई आम जानवर नहीं बल्कि बॉस मॉन्स्टर होते हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। और शेरा भी उल्फ की सेफ्टी को लेकर चिंता जताती है। और डियाब्लो सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स आ गए तो पूरा उल्फ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली गार्ड इतनी ताकतवर हॉट से लड़ नहीं सकते। और फिर भी वो शेरा को एश्योर करता है कि भले ही उल्फ ब्रिज तबाह हो जाए लेकिन फिर भी फॉलन्स फोल्ट्रा में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ सेलेस्टीन की बैरियर मौजूद है। लेकिन शेरा अभी बेचैन रहती है और बताती है कि हाल ही में मॉन्स्टर एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ लोग डीमन लॉर्ड क्रेसकॉम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब डियाब्लो भी उसकी तरह टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि कहीं असली टारगेट रेमी तो नहीं है। और तभी जब वो तुरंत घर जाकर रेम को देखने की सोचता है और तभी बोरिस डियाब्लो को एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देता है, तो वो शॉक हो जाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि जब चारों तरफ मॉन्स्टर हॉट आने वाली है तो इन बेकार की कागजों की क्या जरूरत है। लेकिन बोरिस बेवकूफी वाले स्माइल के साथ कहता है कि अगर आज उसका आखिरी दिन भी हुआ तो वो ऑनर के साथ मरना चाहता है। और डियाब्लो फिर पूछता है कि वो भाग क्यों नहीं रहा, जिस पर बोरिस प्राउडली बताता है कि उसका काम तब तक लड़ना है जब तक वर्कर्स और ट्रेवलर फोल्ट्रा सेफली नहीं पहुंच जाते। और ये सुनकर शेरा अपनी पपी डॉल्स आइज से डियाब्लो को ऐसे देखती है कि भाई तुरंत पिघल जाता है और बस एक झटके में डिसाइड कर लेता है कि शेरा के सोप टॉपिंग हॉन्कर्स के लिए वो उल्फ ब्रिज को बचाएगा। और कुछ घंटों बाद बोरिस कंफर्म करता है कि सभी सिविलियन सेफली फोल्ट्रा पहुंच गए हैं। और तभी डियाब्लो नोटिस करती है एक लाइट स्किन बैडी जो ऑस्ट्रेस पर बैठी हुई है और उसके पीछे एक पूरी आर्मी ऑफ फॉलन मॉन्स्टर्स। और अब वो सबको पीछे हटने का ऑर्डर देता है ताकि वो अपनी फुल पावर मैजिक अनलीश कर सके। लेकिन जाने से पहले शेरा सॉफ्टली कहती है डियाब्लो सावधान रहना। और पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसी चिंता जताई। और ये सुनकर वो अंदर से पंप हो जाता है और बैटलफील्ड की ओर बढ़ जाता है। और इधर फोल्ट्रा में रिम बैठी है सेलेस्टीन के साथ और वो बताती है कि उसने अपने उस इरिटेटिंग गार्ड को डिसमिस कर दिया है जिसने पिछली बार सबको परेशानी में डाला था। और फिर वो रिन से डियाब्लो के बारे में और डिटेल पूछती है और रिन बिना झिझक के रिवील करती है कि डियाब्लो एक डीमन लॉर्ड है जो दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन सेलेस्टीन इस बात को मानने से इनकार कर देती है और वार्निंग देती है कि डियाब्लो शायद फॉलन हो सकता है जो उसके अंदर सोई हुई डीमन लॉर्ड सोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और रिम गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है कि डियाब्लो के पास उसे चोट पहुंचाने के कई मौके थे, लेकिन उसने हमेशा उसकी रक्षा की और वादा किया कि वो क्रिसकम को चकनाचूर करेगा। और तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और वही पागल गार्ड अंदर आता है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा साइको लग रहा है। और वो चिल्लाते हुए सेलेस्टीन से कहता है कि सब लोग पागल हो गए हैं और सबने उसे डिस्चार्ज कर दिया और इसलिए उसे उन्हें हट करना पड़ा। और चिंतित सेलेस्टीन धीरे से पूछती है कि उसने किसको चोट पहुंचाया, लेकिन गार्ड और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और चिल्लाता है तुम दूसरों की फिक्र क्यों करती हो, एक बार मेरी भी तो फिक्र करो। और जैसे ही गार्ड पूरी तरह साइको हो जाता है वो अचानक एक ड्रैगन निकालकर खुद को चीर देता है और उसी समय एक शैडो स्नेक समन होती है जो उसके पूरे शरीर को लपेट लेती है। और रिम तुरंत पहचान लेती है उस इविल एनर्जी को और सबको पीछे हटने का वार्निंग देती है। और कुछ ही पलों में वो गार्ड पूरी तरह स्नेक द्वारा कंज्यूम होकर एक फॉलन में बदल जाता है जिसका नाम है ग्रेगोर। और इधर बैटलफील्ड में डियाब्लो लो लेवल स्किल से दर्जनों फॉलन काट रहा होता है और तभी उसका सामना हो जाता है फॉलन गार्ड की एटल गार्ड से। और अब वापस इनमें ग्रेगोर पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है और वो सेलेस्टीन को पहचान कर टोंट करता है खेल खत्म, तुम्हारा बैरियर तोड़ना काफी इजी था तुम्हारे सिम गार्ड की वजह से। और सेलेस्टीन के सबऑर्डिनेट से तुरंत वहां से भागने के लिए कहते हैं और रिम उसका हाथ पकड़कर भागती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर एक डेड एंड में फंस जाते हैं। और तभी ग्रेगोर पहुंच जाता है, इस बार साफ इरादे के साथ कि अब गेम ऑफ टैग खत्म करने का वक्त आ गया है। और रिम अपने समनिंग इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए तुरंत एक क्रिएचर एसलाव समन करती है, लेकिन ग्रेगोर इतना ताकतवर है कि उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। और अब सबको लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई है, लेकिन तभी ड्रामा भरी एंट्री होती है एमएल की और वो चिल्लाते हुए ग्रेगोर को चैलेंज करता है। और साथ ही कुछ एडवेंचरर्स भी पहुंच जाते हैं जो सेलेस्टीन की रक्षा करने आए थे और एमएल उस फॉलन पर हमला करता है, लेकिन ग्रेगोर अपने डार्क मैजिक से उसे हवा में उछाल देता है और हंसते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ माने ईटिंग वुड्स का ग्रेटेस्ट सॉर्सरर। और इसके बाद वो एक स्पेल्स कास्ट करता है डार्क बुलेट, जिससे एमएल बुरी तरह घायल हो जाता है। और लड़कियां एमएल को भागने के लिए कहती हैं, लेकिन वो उठकर गर्व से बोलता है, मैं अपने दुश्मनों से पीठ कभी नहीं मोड़ता।
और इधर वुल्फ ब्रिज पर डियाब्लो की फाइट चल रही होती है एडलगार्ड से और डियाब्लो ऑब्जर्व करता है कि उसका लेवल 80 है और इसीलिए वो कॉन्फिडेंटली बोलता है तुम मुझसे जीत नहीं सकती। और गुस्से में एडलगार्ड अपनी अल्टीमेट स्पेल यूज करती है सैक्रिफिस चार्ज और हमला इतना बड़ा होता है कि पूरी जमीन हिल जाती है, लेकिन डियाब्लो को कोई चोटी नहीं पहुंचता और वो एरोगेंट टोन में कहता है अगर माफी चाहती हो तो चारों हाथ पाँव के बल झुक जाओ। और तभी दूर से बोरिस की आवाज आती है और वो चिल्लाता है कि सेलेस्टीन का पीछा एक फॉलन कर रहा है और उसी टाइम पर डियाब्लो को समझ आता है कि असली ग्रैंड प्लान तो यही था। एडलगार्ड तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ लगी हुई थी और एडलगार्ड अपना टाइम पास कर रही थी जबकि उसका सबऑर्डिनेट फोल्ट्रा के अंदर से बैरियर कमजोर कर रहा था और प्लान साफ था जैसे ही बैरियर टूटेगा वो और उसकी फॉलन आर्मी पूरी सिटी में तबाही मचा देंगे। और एडलगार्ड की घमंडी स्माइल देखकर डियाब्लो तंग आ गया और वो फैसला करता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया और वो शेरा और उसके गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो शेल्टर ले ले और फिर एडलगार्ड को आखिरी चांस देता है भाग जाने का, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोलती है मैं यहाँ इंसानियत को मिटाने और डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने आई हूँ। और डियाब्लो हंसकर जवाब देता है तुम्हारा डीमन लॉर्ड तो मैं हूँ। और इसके बाद वो अनलीश करता है अपना डेवेस्टेटिंग स्पेल व्हाइट नोवा और इतनी बड़ी फ्लड निकलती है कि सच में लगता है जैसे फिर से नोवाज आर्क की जरूरत पड़ेगी। और अटैक के बाद एडलगार्ड की प्लॉट आर्मर टूट जाती है और डियाब्लो खुद शॉक होता है कि वो राख में तब्दील क्यों नहीं हुई जैसा नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था और वो शेरा को बताता है कि अब वो रिटर्न मैजिक का यूज करने वाला है रेम तक पहुंचने के लिए और प्रेइंग कि ये काम कर जाए और उसकी प्रेयर काम कर जाती है। एक झटके में वो ग्रेगोर के सामने लैंड करता है और जैसे ही डियाब्लो देखता है कि उसके दोस्त खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो एमएल की साहस को एक्नॉलेज करता है और कहता है अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। और ये सुनते ही एमएल बेहोश हो जाता है और डियाब्लो सेलेस्टीन को एक हीलिंग पोशन देता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि वो घायलों का ध्यान रखे। और सरप्राइज होकर सेलेस्टीन पूछती है क्या तुम सच में उनके लिए इस फॉलन से लड़ने वाले हो, लेकिन डियाब्लो कामली करेक्ट करता है नहीं, मैं ग्रेगोर से इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी बेस सिटी पर हमला करने की हिम्मत की। और ग्रेगोर पागल की तरह रेंट करता है मैं तुम्हें पिग फूड बना दूंगा, लेकिन डियाब्लो चुप रहता है और उसे ऑब्जर्व करता है और वो कंक्लूड करता है कि ग्रेगोर दरअसल ब्रोरा सॉर्सरर है, क्रॉस रेबरी का ऐसा बॉस जो मैजिक और फिजिकल वॉर में दोनों में एक्सपर्ट होता है। और जब ग्रेगोर बैरियर तोड़ने की धमकी देता है तो डियाब्लो कैजुअली रिवील करता है एडलगार्ड अब नहीं आएगी, वो तो ऑलरेडी मियाँ खलीफा वाली हालत में पहुंच चुकी है 1 वर्सेस 10 सेशन के बाद। और ग्रेगोर गुस्से में चिल्लाता है कि डियाब्लो झूठ बोल रहा है और तुरंत अनलीश करता है अपनी डार्क बुलेट्स, लेकिन इस बार डियाब्लो उन अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है और रिफ्लेक्ट करके ग्रेगोर पर ही वापस फेंकता है और अटैक से हिल चुका ग्रेगोर गुस्से में कांपता है और डियाब्लो कामली कहता है खिलवाड़ करना बंद करो। और तभी फॉलन यूज करता है अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड, एक मूव जिसे वो डार्क प्रेस कहता है, लेकिन डियाब्लो बिना हिले डुले उस अटैक को भी रिफ्लेक्ट कर देता है और सीधे पलटकर ग्रेगोर पर मारता है। और अब ग्रेगोर का घमंड टूट चुका है और वो कांपते हुए दया की भीख मांगता है, लेकिन डियाब्लो ठंडे लहजे में बोलता है तेरी क्राइम्स की सजा तुझे भुगतनी पड़ेंगी। और इसके बाद वो एक हाई लेवल सीलिंग स्पेल कास्ट करता है जिससे ग्रेगोर को एक दूसरी डायमेंशन में हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। और लड़ाई खत्म होते ही शेरा दौड़कर उसे हक करती है और रेम आंसुओं के साथ उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। और चमकदार डियाब्लो अपने अंदर के सिम को छुपाकर चैड बनने की कोशिश करता है और बोलता है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी हो। और उसके उम्मीद के उल्टा रेम सरप्राइजिंगली खुश होकर मान जाती है और कहती है कि हाँ वो उसकी है। और शेरा खुद को बाहर छोड़ दिया महसूस करते हुए जिद करने लगती है कि मैं भी तुम्हारी हूँ। और ये सुनते ही डियाब्लो का दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाता है और बॉडी में इतनी तेज खून बहती है कि बेचारा बेहोश होकर गिर जाता है। और 3 दिन बाद फोल्ट्रा सिटी में फ्यूनरल सेरेमनी रखी जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेगोर के हमले में अपनी जान गंवाई। और डियाब्लो को हैरानी होती है कि इतना कुछ खोने के बाद भी फोल्ट्रा के लोग और मजबूत होकर अपनी सिटी को रिबिल्ड करने में लग गए हैं, लेकिन खुद डियाब्लो की हालत खराब है और माना का इतना लॉस होने की वजह से उसकी बॉडी हैवी और मूड उदास हो जाता है। और जब लड़कियां उसे नए कोस्ट पर जाने के लिए पुश करती हैं और वो आलस से बोलता है मुझे तो बस स्लीपिंग ब्यूटी बनकर हमेशा सोते रहना है। और इसे ब्राइब करने के लिए सेरा एक ऐसा रिवीलिंग ड्रेस पहनती है जैसा रोमन ट्विंस पहनते थे और मानो जादू हो जाता है, डियाब्लो तुरंत एक्टिव हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि रोमांस प्लॉट में कुछ उन्नति हो रेम गुस्से में दरवाजा तोड़कर आती है और चिल्लाती है शेरा तू अकेले डियाब्लो की आईफिल टावर की हड़प रही है। और अब दोनों लड़कियां डियाब्लो के इर्द गिर्द कड़र करने लगती है ताकि वो अपना अपना हक जमा सके। और तभी अचानक सिल्वी एंट्री मारती है और न्यूज देती है एलेवेन किंगडम ने फोल्ट्रा सिटी के लॉर्ड को ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी है कि शेरा को वापस लौटाया जाए वरना वो फोल्ट्रा पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। और अब डियाब्लो और उसकी गैंग का नया क्वेस्ट है एलेवेन किंगडम और फोल्ट्रा के बीच वॉर रोकना। और सिचुएशन और खराब हो जाती है जब सिल्वी बताती है कि उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 10 दिन है। और ये सुनते ही डियाब्लो के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे पता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ही बेकार है जितना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मूड जब वो गुस्सा हो। और चेरी ऑन टॉप सिल्वी आगे बताती है कि प्रिंस कीरा सेरा का भाई उसने उस पर बाउंटी भी रख दी है
मतलब अब ढेर सारे बदमाश बाउंटी हंटर की तरह शेरा के पीछे पड़ेंगे ताकि जिंदगी के बाकी दिन जेफ बेजोस वाले लग्जरी में बिता सके। और ये सुनकर डियाब्लो का खून खौल उठता है और वो अंदर से सोचता है कैसा भाई होगा जो अपनी बहन को ऐसे बिट्रे कर सकता है। और अपनी ही बहन के साथ इतना बुरा करने का सोचकर डियाब्लो का गुस्सा फट पड़ता है और वो शेरा से वादा करता है अब मैं प्रिंस कीरा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर पछताएगा और उसने तुम्हें छेड़ने की कोशिश क्यों की। और शेरा उसकी बात सुनकर सरप्राइजिंगली ब्लश करती है, लेकिन डियाब्लो बड़े चैट अंदाज में एश्योर करता है तुम मेरी हो और जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और रिम प्रैक्टिकल होकर पूछती है तो प्लान क्या है। और डियाब्लो गहरे लहजे में बोलता है पहला स्टेप है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और इसके लिए हमें फोल्ट्रा के लॉर्ड से मिलना होगा और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। और शेरा बिना शर्माए डियाब्लो के चेहरे को अपने बड़े संतरों से मोटिवेट कर देती है और बेचारा अंदर से मरता है पर बाहर से कूल डीमन लॉर्ड एक्ट करता है। और फिर सब मिलकर लॉर्ड गेलफर्ट के मेंशन की ओर निकलते हैं और रास्ते में सिल्वी बताती है कि गेलफर्ट कोई साधारण आदमी नहीं है और 30 साल पहले जब डीमन लॉर्ड अब भी जिंदा था गेलफर्ट ने अकेले ही कई फॉलन से लड़ाई करके फोल्ट्रा को बचाया था और इसीलिए आज भी लोग उसे हीरो ऑफ फोल्ट्रा मानते हैं। और डियाब्लो क्यूरियोसिटी से पूछता है उसका लेवल कितना है, लेकिन सिल्वी बताती है कि किसी ने कभी उसकी स्किल एक्सेस ही नहीं की। और जब डियाब्लो कैजुअली पूछता है कि लॉर्ड बात करने में इजी है क्या, और सिल्वी नर्वस होकर कहती है नहीं, उनका स्वभाव काफी कठोर है और इसलिए मैनर्स भूलने की गलती मत करना। और आखिरकार वो मेंशन पहुंचते हैं और सिल्वी नर्वस होकर लॉर्ड गेलफर्ट को ग्रीट करती है और गेलफर्ट सीधा डियाब्लो को घूरकर ब्लंटली कहता है जल्दी से एल्वन किंगडम वाली प्रॉब्लम खत्म करो। और सिल्वी थोड़ी हिम्मत करके रिक्वेस्ट करती है कि गेलफर्ट डियाब्लो को कम से कम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे और गेलफर्ट साई करके इंट्रोड्यूस करता है मैं फोल्ट्रा का लेफ्टिनेंट हूँ और लॉर्ड ने मुझे इस शहर की जिम्मेदारी सौंपी है। और अब बारी आती है डियाब्लो की और अंदर से वो फुल घबराहट में है कि अब इसे क्या बोलूं कि डीमन लॉर्ड वाला एक्ट भी बचा रहे और बेवकूफ भी ना लगूं। तो ऑकवर्ड होकर वो गेलफर्ट को ग्रीट करता है और गेलफर्ट ठंडे लहजे में काउंटर करता है तो सच में डीमन लॉर्ड है या फिर एक घोटाले वाला कलाकार। और डियाब्लो की इंस्टेंट अचानक किक करती हैं और वो धमकी भरे अंदाज में बोल देता है क्या तुझे राख में बदलना है। और ये सुनकर उसकी पूरी टीम डर के मारे उसे घूरने लगती है कि भाई मैनर्स तो याद रखो, लेकिन गेलफर्ट सरप्राइजिंगली इग्नोर कर देता है और वो मैप की तरफ इशारा करके एल्फ का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और साथ ही वार्निंग देता है एल्फ एम्बुशिंग में मास्टर्स हैं, इसलिए मैं लड़ाई अवॉइड करना चाहता हूँ। और डियाब्लो सस्पिशियस होकर पूछता है लेकिन तुम स्पेसिफिकली डिप्लॉयमेंट को लेकर इतना स्टेंस क्यों हो। और गेलफर्ट उससे कहता है कि अगर वो शेरा को सौंप दे तो ये सब टाला जा सकता है, लेकिन डियाब्लो तुरंत शेरा को सौंपने की इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। और इससे गेलफर्ट पूछता है कि वो प्रिंसेस होने की लग्जरी क्यों छोड़ रही है। और शेरा बताती है कि उसे एक ब्रीडिंग काउ नहीं बनना जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो रॉयल बच्चे पैदा करना। और गेलफर्ट इस जवाब को मान लेता है, लेकिन शेरा से कहता है कि वो उसके साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकता। और ये सुनकर शेरा उदास हो जाती है, लेकिन डियाब्लो उससे कहता है कि उसे दूसरों से एम्पैथी ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास अपना रास्ता बनाने का हक है। और सिचुएशन समझते हुए गेलफर्ट बताता है कि रॉयल कैपिटल से किसी को उनकी मदद के लिए भेजा गया है। और तभी एक लड़की रूम में आती है और खुद को एलिसिया बताकर इंट्रोड्यूस करती है जो एक इंपीरियर नाइट है। और ये सुनकर डियाब्लो को याद आता है कि क्रॉसब्रे में बस ताकतवर लोग जिनकी नोबल लिनियज हो वही नाइट बन सकते हैं। और रिम कहती है कि उसे हैरानी है कि कोई लड़की किंगडम की सेवा कर रही है और जवाब में एलिसिया कहती है कि रिम काफी परेशान लग रही है। और ये सुनकर डियाब्लो और रेन अलर्ट हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है, लेकिन एलिसिया अजीब सी स्माइल करती है और कहती है कि वो तो बस एक गेस्ट था। और फिर वो टॉपिक चेंज करके सिल्विया को एक गोल्ड का बैग देती है और बताती है कि ये किंग की तरफ से है ताकि फोल्ट्रा को फिर से बनाया जा सके। और शेरा की तरफ मुड़कर एलिसिया उसे पूरा सपोर्ट देने का वादा करती है कि वो इंडिपेंडेंटली जी सके। और एलिसिया को ऑब्जर्व करते हुए डियाब्लो सोचता है कि वो किसी भी इंट्रोवर्ट के लिए सबसे बुरा सपना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटेड है। और फिर एलिसिया डियाब्लो को फोल्ट्रा और वुल्फ को फॉलन से लड़ाई के दौरान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन डियाब्लो घबरा जाता है ये सोचकर कि अगर वो सावधान न रहा तो एलिसिया उसके डीमन लॉर्ड एड को पहचान लेगी। और इसलिए वो उससे कहता है कि उससे बात ना करे, पर उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए एलिसिया पोलाइटली एग्री कर जाती है जिससे डियाब्लो को और बुरा लगता है। और वापस जाते टाइम डियाब्लो सोचता है कि उसे एक फ्लैशी वेपन खरीदनी चाहिए ताकि वो एड को मेंटेन करते हुए छोटे दुश्मनों से भी लड़ सके। और एक साइड खरीदने के बाद वो अपने टीम को अनाउंस करता है कि वो कुछ पोषण खरीदना चाहता है। और तभी शेरा आगे बढ़ जाती है और अचानक पूरी गली एक गैस बम से ढक जाती है और विजन कॉम्प्रोमाइज होने पर सबको शेरा की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और डियाब्लो तुरंत फॉग को डिस्पेल कर देता है और देखता है कि शेरा को बाउंटी हंटर्स का एक ग्रुप किडनैप कर रहा है। और डियाब्लो फौरन उन पर हमला करता है जबकि बाकी हंटर्स को एलिसिया और रेम संभाल लेती है। और शेरा को सुरक्षित पाने के बाद सबका सामना एमएल से होता है और वो डियाब्लो और उसकी गैंग को एश्योरेंस देता है कि ग्रेगोर वाली मदद के बदले में अब वो किडनैपर्स को संभाल लेगा
जाएगा और किडनैपर्स को लेकर एमएल निकल जाता है और डियाब्लो सेरा से कहता है कि वो हमेशा उसके पास ही रहे। और इसी मौके पर सेरा उससे पूछती है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है और दोनों एक प्यारा सा मोमेंट शेयर करते हैं। और तभी एलेसिया सेरा को किडनैप होने देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन डियाब्लो से आश्वस्त करता है कि इतनी अपटाइट रहने की जरूरत नहीं है और एलेसिया उसे इतना इजी गोइंग होने के लिए शुक्रिया कहती है। और अचानक एलेसिया का पेट जोर से साउंड करता है, जिस पर बाकी लड़कियां हंस पड़ती हैं और बाद में इनमें ग्रुप से सेलेस्टीन जुड़ती है और बताती है कि शायद उसे स्लेव कॉलर हटाने का तरीका मिल गया है। और ये सुनकर लड़कियां चौंक जाती हैं और सेलेस्टीन आगे बताती है कि कल ये एक स्लेव कैरेबिन पहुंचा है तो शायद स्लेव मास्टर उनकी मदद कर सके। और एलेसिया बीच में पूछती है कि क्या वो लोग वाकई अभी ये करना चाहते हैं, जबकि सेरा के भाई ने इतना बड़ा गड़बड़ खड़ा कर रखा है। और सबकी नजर डियाब्लो पर जाती है और वो अनाउंस करता है कि पहले स्लेव कैरेबिन देखना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन है कि एल्वन किंगडम वाला मामला वो आसानी से सुलझा लेगा। और अगले दिन जब वो स्लेव कैरेबिन पहुंचते हैं तो डियाब्लो के दिमाग में नोटी ख्याल आते हैं, स्लेव और फादरलेस कपड़ों की इमेजिनिंग। और वो घबराकर घूट मारता है और प्रार्थना करता है कि उसकी विनी उसके डेमलॉर्ड एड को खराब ना कर दे। और टेंट में अंदर जाते ही उनका स्वागत एक बस्ती बेब करती है, जो खुद को मेडियूस कहकर इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो मिस्ट्रेस है। और वो तुरंत रेमे और सेरा के गले में पहने कॉलर को नोटिस कर लेती है और फिर डियाब्लो से पूछती है कि क्या वो इन लड़कियों को बेचने आया है। और डियाब्लो तुरंत इसे मना कर देता है, जिससे मेडियूस उसके अंदर से निकलती हुई मैजिकल ऑरा को महसूस कर लेती है। और मेडियूस डियाब्लो की और तारीफ करते हुए कहती है कि जो भी उसे गुस्सा दिलाएगा वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। और शेरा तुरंत इस बात को पकड़ लेती है और मेडियूस से पूछती है कि क्या वो मैजिक फ्रोज पढ़ सकती है। और जब मेडियूस हाँ कहती है तो शेरा बताती है कि वो भी उसी की तरह ही है। और ये सुनकर रेम हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसने पहले कभी बताया क्यों नहीं। और शेरा अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए बोल देती है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं, जिससे रेम चिढ़कर सांस छोड़ देती है। और इसके बाद मेडियूस को पता जाता है कि वो सब यहाँ क्यों आए हैं और वो गैंग को बताती है कि वो कोशिश कर सकती है स्लेव कॉलर हटाने की, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और तभी उसे रेम से एक सेमेस्टर मैजिक फ्लो महसूस होता है और वो पूछती है कि उसने किसी डीमन से कैसे प्रेगनेंसी कर ली। और सब लोग शॉक हो जाते हैं और शेरा तुरंत डियाब्लो पर आरोप लगा देती है कि उसने रेम के साथ बहुत खराब काम किया है। लेकिन डियाब्लो तुरंत इसे डिसमिस कर देता है और कहता है कि जो भी रेम के अंदर जाने की कोशिश करेगा उसे जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए मेडूस बताती है कि स्लिप कॉलर को लगाना और हटाना एक ट्रेड सीक्रेट है और वो सिर्फ इसे कुछ लोगों के साथ ही शेयर कर सकती है। और एलेसिया खुद को बाहर ले जाने का फैसला करती है और रेम भी उसके साथ जाती है, यह बताते हुए कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही। और शेरा जल्दी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन रेम चुपचाप उससे पूछती है कि क्या उसे पता था कि उसके अंदर से डार्क फ्लो मैजिक निकल रहा है। और शेरा बताती है कि हाँ, उसने महसूस किया था और सोचा था कि ये इसलिए है क्योंकि रेम एक सुपर स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। और ये सुनकर रेम गॉड का शुक्रिया अदा करती है कि शेरा की रूम टेम्परेचर इंटेलिजेंट है। और बाहर आने के बाद एलेसिया रेम से पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है और रेम जवाब नहीं देती तो एलेसिया कहती है कि उसे डर था कि मेडूस उसके दिल को पढ़ लेगी। और ये सुनकर रेम हैरान हो जाती है और पूछती है कि कोई नोबल लड़की ऐसी चीज से क्यों डरेगी। और एलेसिया मुस्कुराते हुए बताती है कि जितना तुम राइचियस बनने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हारे सोच इम्प्योर हो जाते हैं। और अब थोड़ी रिलैक्स होकर रेम मानती है कि उसे अपने सीक्रेट बाहर आने का डर था। और इसके जवाब में एलेसिया उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो ताकि वो उसके हाथ पर एक चाम बना सके जो उसके सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और रेम आंखें बंद करके अबे करती है, लेकिन जैसे ही एलेसिया उसके हाथ पर चाम बनाती है रेम को एक डिमानिक सील महसूस होता है जो उसे डरा देता है। लेकिन एलेसिया चुप रहती है क्योंकि वो रेम को और परेशान नहीं करना चाहती। और टेंट के अंदर सेरा मेड्यूस से पूछती है कि उसने उसे इतना नोटी आउटफिट क्यों पहनाया। और मेड्यूस बताती है कि ये इसीलिए है ताकि डियाब्लो उसके मैजिक फ्लो को सही से देख सके और वो रिफ्लेक्टेड मैजिक को अंडू कर सके जो उसे बांध कर रखा है। और इसके बाद वो डियाब्लो को ऑर्डर देती है कि वो शेरा को टच करे और डियाब्लो ऐसा करता है और शेरा खुशी से चीख उठती है। और जब डियाब्लो मैजिक के सेंटर को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो थ्रेड को फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है जो कॉलर से जुड़ा है, लेकिन शेरा का शरीर टूट जाता है और वो अनहोली पानी निकाल देती है। और उस रात रेम पूछती है कि वो असफल क्यों रहा और डियाब्लो बताता है कि मैजिक थ्रेड उसके लिए अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और रेम गहरी सांस लेते हुए कहती है कि वो बहुत थक गई है और एलेसिया से पूछती है कि वो कहाँ सोने का प्लान कर रही है। और तभी डियाब्लो के दिमाग में गंदे ख्याल आने लगते हैं और वो इमेजिन करता है कि वो सभी लड़कियों के साथ डर्टी कैटलिंग कर रहा है। और वो डर जाता है क्योंकि वो पहले ही शेरा के डॉल्फिन आवाज पर गुण कर चुका है। और लकीली एलेसिया कंफर्म करती है कि वो उनकी तरह बम नहीं है और अपने अकेले के लिए रूम रेंट कर चुकी है। और अचानक सबको फ्रूट की आवाज सुनाई देती है और शेरा डर से कांप उठती है और कुछ सेकंड बाद उनका सामना उसके भाई कीरा से होता है। और वो शेरा से कहता है कि वो उसके पास आए, लेकिन शेरा वही जमी रहती है। और डियाब्लो गुस्से में कीरा पर टोंट करता है कि उसने अपनी ही बहन पर बाउंड्री लगाई, लेकिन प्रिंस सफाई देते हुए कहता है कि ये तो बस एक गलतफहमी थी। और इस पर एलेसिया पूछती है कि अगर शेरा उसके साथ नहीं जाती तो इंसानों के ऊपर वॉर छेड़ने की जो योजना है उसका क्या होगा।
और प्रिंस फिर पोलाइटली जवाब देता है कि यह सब उनकी फादर की इच्छा है जो अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। और अचानक शेरा गुस्से में चिल्ला उठती है और कहती है कि वो उसके झूठ को साफ साफ देख सकती है। और कीरा तुरंत माफी मांगते हुए कहता है कि वो बदल चुका है और अब एक अच्छा भाई बनना चाहता है। और ये सुनकर रेम उससे पूछती है कि अगर वो सचमुच बदल गया है तो उसे शेरा की ये इच्छा स्वीकार करनी चाहिए कि वो एक एडवेंचर की तरह जीना चाहती है। और कीरा कहता है कि वो उसकी चॉइस को मानेगा, लेकिन फिर डियाब्लो से पूछता है कि क्या वो शेरा को उसके साथ घर भेजने की इजाजत देगा। और डियाब्लो ताने कसते हुए कहता है कि वो कीरा जैसा मैल नहीं है, इसलिए अगर शेरा उसके साथ घर जाना चाहे तो वो जा सकती है। और ये सुनकर कीरा खुश हो जाता है और सबको अलविदा कहकर निकल जाता है, लेकिन शेरा को आश्वासन देता है कि वो कल फिर उससे मिलने आएगा। और रात को जब सब सो जाते हैं शेरा जागती रहती है और अपने भाई के आने से परेशान। और रेम ये नोटिस करती है और उससे बात करने आती है और वो पूछती है कि क्या शेरा घर लौटने की सोच रही है, लेकिन शेरा तुरंत कहती है कि वो नहीं जाना चाहती और अपने दोस्तों के साथ एक कैफे खोलने का सपना बताती है। और ये सुनकर रेम खुश तो होती है, लेकिन चुपचाप कहती है कि शायद वो उस फ्यूचर में मौजूद ना हो क्योंकि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम से जूझ रही है। और शेरा उसे खुश करने के लिए उसे बेड पर गिरा देती है और उसकी पूंछ से खेलती है। और दूसरी तरफ कीरा फ्लूट बजाते हुए एक सिक डेलाइट में कहता है कि वो शेरा के साथ बच्चे बनाने वाला है। और अब पास्ट में जब वो इनकॉग्निटो पर देखे जाने वाले एनिमे के अगली प्रोटैगनिस्ट जैसा दिखता था तो डियाब्लो बुरी तरह से दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन कोई भी सच में उसके आसपास नहीं रहना चाहता था। और अब प्रेजेंट में जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे दो बैडियों से कडल करते हुए मिलती हैं। और उस सुबह बाद में रेम बताती है कि वो एडवेंचरस गिल्ड जाएगी ताकि सिल्वी को कीरा के साथ जो हुआ उसका अपडेट दे सके। और वही एलिसिया जो उसके साथ है कहती है कि वो लॉर्ड गिलफर्ड को रिपोर्ट करेगी। और ये सुनकर शेरा खुश होकर उनको केयरफुल रहने को कहती है, लेकिन लड़कियां उसे याद दिलाती है कि केयरफुल तो उसको रहना होगा क्योंकि कीरा बाद में उसका आंसर सुनने आएगा। और डियाब्लो तुरंत उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो शेरा को नहीं सौंपेगा, जिससे शेरा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है। और इसलिए वो कहती है कि जब उसका भाई आएगा तो वो उसे मना कर देगी। और रेम और एलिशिया अपना काम खत्म करने के लिए निकल जाते हैं तो डियाब्लो शेरा को बताता है कि उनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए और इसलिए वो उसकी वर्ल्ड की पोर्शन रिक्रिएट करेंगे। और ये सुनकर शेरा एक्साइटमेंट से पूछती है कि क्या वो देख सकती है, जिससे एक फॉर्मल लूजर के रूप में डियाब्लो और नर्वस हो जाता है। और बात तब और बिगड़ जाती है जब वो शेरा के बलून्स को उसके टॉप से झांकते हुए देख लेता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे पोषण की जगह लोशन चाहिए ताकि वो फैट वन बस्ट कर सके। और अचानक शेरा उसके लिए चेयर करने लगती है, उसके हाथ में भरी हुई पोषण की वाल की तरफ इशारा करते हुए। और तभी डियाब्लो को समझ आता है कि अगर वो अपना ध्यान उसके सेनपाई स्नैक्स के ऊपर लगाए तो वो बिना मोटिवेशन खोए कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही वो और ज्यादा पोषण की वाल पूरा कर लेता है, जिससे शेरा इम्प्रेस होती है और उसे इतना खुश देखकर डियाब्लो खुद भी मुस्कुराने लगता है, जिसे शेरा नोटिस कर लेती है और उसकी तारीफ करती है। और इससे उसे एहसास होता है कि यहाँ आने के बाद ये पहली बार है जब वो मुस्कुराया है। और उम्मीदों से भरा डियाब्लो सोचता है कि शायद एक दिन वो लोगों से नॉर्मली बात कर पाएगा बिना डीमन लॉर्ड वाली बकचोदी के। और वो धीरे से शेरा से कहता है कि काश वो ऐसे पीसफुल मोमेंट हमेशा जी सके। और जैसे ही शेरा जवाब देने वाली होती है एक हल्की फ्लूट की आवाज कमरे में भर जाती है और शेरा की आंखों का कलर बदल जाता है और वो अचानक दरवाजे की ओर बढ़ती है। और वो डियाब्लो से कहती है कि वो ग्रीनवुड अपने घर वापस जा रही है। और शॉक डियाब्लो पूछता है कि उसने अचानक अपना माइंड क्यों बदल दिया। और वो बताती है कि एक रॉयल प्रिंसेस होने के नाते उसे अपनी ड्यूटीज पूरी करनी होती हैं। और ये कहकर वो अपने भाई के साथ जुड़ जाती है, जो डियाब्लो को याद दिलाता है कि उसने शेरा की विशेष को रिस्पेक्ट करने का वादा किया था। और उनके जाते ही रेम और एलिशिया वापस आती हैं और पूछती हैं कि डियाब्लो बाहर क्या कर रहा है। और वो धीरे से बताता है कि शेरा ग्रीनवुड चली गई है, जिससे रेम शॉक हो जाती है और पूछती है कि अब वो क्या करेगा। और बिना उसकी तरफ देखे वो कहता है कि वो पूरा दिन बेड रॉट करेगा, लेकिन वो चाहे कितना भी कोशिश करे उसका दिमाग शेरा के बारे में सोचने से रुकता नहीं। और उसे शक होने लगता है कि शायद शेरा ने उसे झूठ बोला। और शाम को रेम उसे चेक करने आती है और पूछती है कि वो कब तक अपने रूम में बंद रहेगा। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो याद दिलाती है कि शेरा के पास एक चींटी जितना ब्रेन है और वो इतनी स्मार्ट नहीं है कि कोई एक्ट कर सके। और इसलिए रेम इमेजिन नहीं कर सकती कि शेरा ने उनकी ट्रस्ट ऐसे तोड़ी हो। और एक पल के लिए डियाब्लो सोचता है कि कीरा की फ्रूट का शेरा के डिसीजन से कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसने गेम में कभी ऐसी आइटम नहीं देखी और वो फिर यही मानने लगता है कि उसे ये सोचकर बेवकूफ़ बनाया गया कि उसके भी दोस्त थे। और जब डियाब्लो पूरी तरह सेल्फ एब्जॉर्ब होता है तो रेम कहती है कि वो शेरा को वापस लाने जा रही है। और इस पर डियाब्लो उस पर चिल्लाता है कि वो अपने आप को उस इंसान के लिए रिस्क में क्यों डाल रही है जिसने उन्हें छोड़ दिया। और रेम कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि शेरा उसकी दोस्त थे। और ये सुनकर डियाब्लो को वो सभी मोमेंट्स याद आते हैं जब वो बेवकूफ़ एल्फ उसके लिए चिंता करती थी और उसे केयरफुल रहने के लिए भी कहती थी। और उसकी मुस्कुराती हुई चेहरा याद करके डियाब्लो रेम से पूछता है कि क्योंकि उसने उसे समन किया है और क्या वो अपने दोस्त को वापस लाने के लिए ग्रेट डीमन लॉर्ड की पावर चाहती है। और रेम एक्साइटेड होकर हाँ कहती है, जिससे डियाब्लो तैयार हो जाता है कुछ बुरा करने के लिए। और रास्ते में उनको एलिसिया मिलती है जो उनके साथ चलने के लिए जोर देती है क्योंकि वो शेरा के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और डियाब्लो से बताता है कि ऐसा करने से वो अपनी ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज करेगी। और एलिसिया भले ही एक इंपीरियर नाइट है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं
क्योंकि वो मानती है कि वो रेम को अपनी लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ सकती। और इसी बीच एक एल्बेन कैंप में शेरा बंदी हुई है, जबकि प्रिंस कीरा अपनी फ्लूट बजाते हुए उसे बताता है कि इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो उसे अपनी मर्जी के हिसाब से ओवरराइड कर सकता है। और फ्लूट दोबारा बजाकर कीरा शेरा को कंपेल करता है कि वो बताए कि क्या उसने डियाब्लो की बॉडी सर्व की। लेकिन जब शेरा कहती है कि डियाब्लो ने उससे सिर्फ रेम से हाथ मिलाने को कहा था, तो कीरा सोचता है कि शायद डियाब्लो का खड़ा नहीं हुआ। और इन थॉट्स को झटकते हुए वो एक फैब्रिक ईटिंग स्लाइम छोड़ता है ताकि शेरा के कपड़ों को जला दे, जबकि वो रोते हुए कहती है कि वो उससे नफरत करती है। और कीरा उसे और टोंट करते हुए कहता है कि उसे परवाह नहीं, क्योंकि सिर्फ उसे ब्रीड करने में दिलचस्पी है। और जब उम्मीद खत्म होती दिखती है, डियाब्लो और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। और शेरा को डिस्ट्रेस में देखकर डियाब्लो उसे लेट होने के लिए माफी मांगता है, जबकि लड़कियां कीरा को बताती हैं कि अपनी नेक्स्ट लाइफ में वो एक एडनॉर्मल टाइटन बनने वाला है। और इंट्रोजन से गुस्से में आया कीरा उनको याद दिलाता है कि उसकी पूरी आर्मी बाहर इंतजार कर रही है। और डियाब्लो उसे बाहर देखने के लिए कहता है। और जैसे ही कीरा बाहर देखता है, उसकी पूरी आर्मी खत्म मिलती है। और फ्यूरियस और अनॉइड होकर कीरा वॉर की धमकी देता है, लेकिन डियाब्लो को परवाह नहीं। और वो शेरा की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो क्या चाहती है। और जवाब देने से पहले कीरा ओवरराइड का इस्तेमाल करके उसे मजबूर करता है कि वो कहे कि वो ग्रीनवुड जाना चाहती है। और इसके जवाब में डियाब्लो इनसेलमेंट कॉलर का इस्तेमाल करता है और शेरा को सच बोलने पर मजबूर करता है। और शेरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब वो कहती है कि वो बस फ्री रहना चाहती है और अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करना चाहती है। और ये सुनकर कीरा पागल हो जाता है और एल्बेन नेशन का एक ट्रम्प कार्ड एक हाइड्रा समन करता है। और सिक डिलाइट के साथ कीरा उम्मीद करता है कि हाइड्रा डियाब्लो को एलिमिनेट कर देगा। और शेरा जो अब डरी हुई है, डियाब्लो से भाग जाने को कहती है, क्योंकि हाइड्रा सदियों से एल्व्स का गार्डियन ड्यूटी रहा है और कोई भी उसे हरा नहीं पाया। लेकिन चेतावनी के बावजूद डियाब्लो एक्साइटेड महसूस करता है और अपने दोस्तों को पीछे हटने को कहता है और कहता है कि डैडी को ये संभालने दो। और जब लड़कियां पैरों के पीछे छुप जाती हैं, कीरा हाइड्रा को डियाब्लो के ऊपर हमला करने को कहता है, लेकिन हाइड्रा उल्टा उसे वार्निंग देता है कि वो उसका बॉस न बने। और ये देखकर डियाब्लो उसे टोंट करता है कि वो अपने ही समन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रख पाया। लेकिन अंदर ही अंदर डियाब्लो टेंशन में है, क्योंकि उसने क्रॉस रेबेल में ना ही हाइड्रा देखा था और ना ही फ्रूट। और समय बर्बाद किए बिना वो हाइड्रा के ऊपर बोल्डेस फेंकता है और उसके एक सिर को काट भी देता है। और जैसे ही उसे लगता है कि लड़ाई आसान होगी, लेकिन हाइड्रा अपना सिर रिजेनरेट कर लेता है, जिससे डियाब्लो पिकल में पड़ जाता है और कीरा खुशी से चिल्लाता है। जबकि डियाब्लो हाइड्रा का एनालिसिस करता है और समझता है कि उसे समन के हिसाब से बहुत अलग स्किल है। और दूसरी तरफ से शेरा उसे सलाह देती है, अगर डियाब्लो हाइड्रा का कोर ढूंढ ले तो जीतने का मौका है। और कीरा अपनी बेवकूफ बहन के ऊपर हंसता है और कॉन्फिडेंटली बताता है कि कोर हाइड्रा के शरीर में घूमता रहता है और डियाब्लो उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन डियाब्लो अब कॉन्फिडेंट है और वो हाइड्रा के नीचे फिसलता है और एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्पेल का इस्तेमाल करके कोर और हाइड्रा दोनों को खत्म कर देता है। और ट्रम्प कार्ड खत्म होते ही कीरा डरकर पैंट भी गीली कर देता है और पूछता है कि डियाब्लो आखिर है कौन। और डियाब्लो खुद को दूसरी दुनिया से आया हुआ डीमन लॉर्ड घोषित करता है, लेकिन कीरा उस पर विश्वास नहीं करता और उसे स्किट्जो ऑफिस मेडिसिन कहता है। और ये सुनकर गुस्से में डियाब्लो अपना स्टाफ उठाता है ताकि उसे खत्म कर दे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, सेल्सिया और अपने प्रिंस को बचाने के लिए आगे कूदती है, जबकि शेरा डियाब्लो से उसे रिकंसिडर करने को कहती है। और कंफ्यूज होकर डियाब्लो पूछता है कि क्या वो अब भी अपने भाई के स्पेल के असर में है, लेकिन शेरा कहती है कि नहीं, वो कीरा से नफरत करती है, पर फिर भी वो उसका ब्लड है और चाहे वो कितना भी कमीना क्यों ना हो। और कीरा इस काइंडनेस को मॉक करता है और जंगल में अंदर जाने लगता है, लेकिन अचानक एक अनसीन फोर्स उसका सिर काट देती है और शेरा की आंखें डर से फैल जाती है जब गिलफर्ड और उसकी आर्मी सामने आती है और सेल्सियर उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन गिलफर्ड की इमेंस स्ट्रेंथ की वजह से वो उसके पास पहुंच भी नहीं पाता। और इसी बीच डियाब्लो गुस्से में लॉर्ड से पूछता है कि वो क्या पका रहा है और गिलफर्ड कैजुअली बताता है कि कीरा ने जैसे ही अपनी सेना दूसरे नेशन में भेजी थी, तभी उसका एंड तय हो गया था। और गिलफर्ड अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो जंगल में मिले किसी भी एल्फ को खत्म कर दे और फिर शेरा को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। और डियाब्लो तो समझता है कि ये सब गिलफर्ड की पहले से बनाई गई प्लानिंग थी और वो चाहता था कि डियाब्लो एल्फ से लड़े ताकि उसे ग्रीनवुड पर कब्जा करने का जस्टिफिकेशन मिल जाए। लेकिन लॉर्ड उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता और इसके बजाय वो डियाब्लो से कहता है कि अगर वो उसकी राह में कांटा बना तो उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और बिना किसी वार्निंग के वो डियाब्लो को एक ऐसे केज में बंद कर देता है जो बड़े मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए बनाया गया है। और डियाब्लो शॉक हो जाता है क्योंकि ये स्पेल उसके लिए अननोन है। और गिलफर्ड दावा करता है कि अब डियाब्लो जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। और एलेसिया आखिरकार गिलफर्ड का सामना करती है और पूछती है कि वो इतनी रैश एक्शन क्यों ले रहा है। लेकिन गिलफर्ड शांति से जवाब देता है कि वो फॉल्टरा और उसके लोगों के भले के लिए ऐसा कर रहा है। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या एक मिजली नाइट उसकी मिलिट्री जजमेंट को सवाल करेगी। और इसके जवाब में एलेसिया अपनी स्वॉर्ड उठाती है और गिलफर्ड उससे पूछता है कि वो उसे बिना ब्लेड के कैसे रोकेगी। और कुछ सेकंड बाद एलेसिया की ब्लेड जमीन पर गिरती है, जिससे सभी स्टन रह जाते हैं। और यहाँ तक कि डियाब्लो भी जो अब समझ जाता है कि गिलफर्ड एक ऐसा बीस्ट है जो न सिर्फ मैजिक में टैलेंटेड है बल्कि शायद मिनटों से भी ज्यादा तेज है। और एलेसिया डर से घुटनों पर गिर जाती है,
जबकि गेलफ्रेड उसे चैलेंज करता है कि वो चाहे तो वो उसे किंग के सामने मसल दे। और इस बीच डियाब्लो हालत की गंभीरता समझते हुए केज के मैजिक फ्लो को सेंस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो मैजिक फ्लो के सेंटर तक पहुंचने का प्रयास करता है, जबकि गेलफ्रेड अपने गार्ड को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और अचानक बैरियर टूटकर खुल जाता है, जिससे गेलफ्रेड हैरान जाता है और वो डियाब्लो की तारीफ करता है और अपने सोल्जर्स को पीछे हटने को कहता है। और अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए गेलफ्रेड बताता है कि जैसे ही वो डियाब्लो को टुकड़ों में काटकर खत्म करेगा, वो लोगों को बताएगा कि डियाब्लो एक स्कैम आर्टिस्ट था जो उनके प्यारे सिटी पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था। और डियाब्लो जवाब में किसी शब्द का उपयोग नहीं करता और एक मैजिक स्पेल दाग देता है, लेकिन गेलफ्रेड आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी स्वॉर्ड बहुत तेज चमकती है। और खुद को अनबीटेबल समझते हुए गेलफ्रेड डियाब्लो को स्लो और वीक कहकर टोंट करता है, लेकिन तभी वो एक मैजिकल लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देता है और घायल हो जाता है। और डियाब्लो स्मग करता है और बताता है कि उसने उनकी लड़ाई शुरू होते ही कई लैंडमाइंस बिछा दिए थे। और एक अच्छा फाइट पसंद करने वाला गेलफ्रेड बताता है कि 30 साल में डियाब्लो पहला इंसान है जिसने उसे घायल किया है और वो उसकी तारीफ करता है और लाइटनिंग स्टेप से डियाब्लो के करीब आता है और डियाब्लो एक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे गेलफ्रेड एक आइस प्रिजन में कैद हो जाता है। और ये सोचकर कि वो जीत गया है, डियाब्लो अपना गार्ड डाउन कर देता है, लेकिन उसी पल गेलफ्रेड आइस तोड़कर निकल आता है और लगभग डियाब्लो का गला काटने ही वाला होता है। और तेजी से फीडबैक देते हुए डियाब्लो लाइटनिंग बुलेट छोड़ता है जिससे गेलफ्रेड दूर फेंका जाता है। और इसी पल डियाब्लो को एहसास होता है कि लॉर्ड ऑफ फोल्ट्रा लेवल 120 पर है और वो अब तक का सबसे मजबूत ओपोनेंट है जिसका उसने सामना किया है। और बुरी तरह से घायल होने के बावजूद गेलफ्रेड फिर से उठने की कोशिश करता है, जिससे डियाब्लो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि वो इस ओल्ड बूमर को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता। और इसलिए वो ब्लफ करते हुए कहता है कि उसे अब लड़ाई में और दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन गेलफ्रेड कहता है कि वो तो बस किंग को बता देगा कि डियाब्लो उनके देश के लिए खतरा है। और लकीली एलिसिया आगे बढ़ती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद किंग को उसकी रेकलेस एक्शन की शिकायत करने जा रही है जिसने फोल्ट्रा में कियोस फैलाया। और आखिरकार गेलफ्रेड हार स्वीकार करता है और अपने ट्रूप्स को वापस लौटने का ऑर्डर देता है। और बाद में रेम डियाब्लो से हीलिंग पोशन मांगती है और घायल एल्व्स का इलाज करती है। और जब रेम बाहर होती है, डियाब्लो शेरा को चेक करता है जो स्वीकार करती है कि उसके भाई को खत्म करना जरूरी था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए रोने की इजाजत खुद को देती है। और आने वाले दिनों में एलिसिया रॉयल कैपिटल जाती है ताकि किंग को सब कुछ रिपोर्ट कर सके, जबकि सेल्सियर वॉर रोकने के लिए एल्व्स और इंसानों के बीच समझौता कराने की कोशिश करती है। और जहाँ तक डियाब्लो की बात है, वो लड़ाई से उभरने के लिए अपने बेड में आराम करता है और वो मानता है कि वो फिजिकली ठीक है, लेकिन एक फॉर्मल सेटिंग होने के नाते उसके अंदर बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है। और अचानक उसे सिल्वे मिलने आती है जो माना रिकवर करने वाली वाइन की बोतल लेकर आई है, लेकिन एक ही ग्लास में डियाब्लो टिप्सी हो जाता है और सिल्वे के ऊपर ही कूद जाता है उसे बॉडी पिलो समझकर। और उधर रॉयल कैसल में एक मेड एलिसिया को कहती है कि वो खुद को ओवरवर्क न करे और एलिसिया मेड को आश्वासन देती है कि वो ठीक है और लोगों की सेवा करना उसका कर्तव्य है। और तभी सैडलर नाम का एक आदमी वहां पहुंचता है जिससे मेड डरकर भाग जाती है, लेकिन एलिसिया शांति से उसका अभिवादन करती है और उसे उसकी सडन विलेज वाली रिसेंट मिशन के बारे में पूछती है। और सैडलर मुस्कुराते हुए कहता है कि गांव के हर इंसान को सेलिब्रेशन मिल गया। और एक बनावटी मुस्कान के साथ एलिसिया पूछती है कि क्या वो मैनकाइंड से नफरत करता है, लेकिन सैडलर बताता है कि वही उसका प्यार है जो उसे उन लोगों को खत्म करने पर मजबूर करता है जो डीमन लॉर्ड की पूजा करते हैं। और इस आदमी को एक नट जॉब समझकर एलिसिया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैडलर बताता है कि वो भी फोल्ट्रा जाने वाला है। और ये सुनकर एलिसिया रुक जाती है और सैडलर आगे बताता है कि हाई प्रीस्टेस ने भविष्यवाणी की है कि डीमन लॉर्ड की रिवाइवल फोल्ट्रा में होगी और इसलिए एक पैलेडिन होने के नाते वो शहर की जांच करने जा रहा है। और इसी बीच रेम शेरा को एक टर्की शॉट समन करना सिखाती है और जब एल सफल होती है और रेम बताती है कि ये समन भले ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसकी एक खास एबिलिटी है सिंक्रोसाइट, जिससे समनर उस पक्षी की आंखों से सब कुछ देख सकता है। लेकिन रेम उसे चेतावनी देती है कि समन बहुत मान लेता है और इसीलिए समनर उनको लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकता। और जब रेम शेरा से पूछती है कि क्या वो टर्की शॉट के साथ पैक्ट बनाना चाहती है, और शेरा तुरंत हाँ कहती है और एक स्टोन निकालती है। और ये देखकर डियाब्लो क्यूरियस होता है और पूछता है कि यह क्या है, और रेम बताती है कि एक मैजिक स्टोन है जो इंसेलमेंट रिचुअल में पैक्ट बनाने के लिए जरूरी होता है। और वो डियाब्लो को भी एक देती है और वो हैरानी से उसे देखता है क्योंकि ये स्टोन क्रॉस रेवडी की दुनिया में मौजूद नहीं था। और शेरा का चंकी बट के साथ पैक्ट बनने के बाद डियाब्लो उसका टेस्ट लेने के लिए जंगल में एक कॉइन फेंकता है और फिर वो शेरा से कहता है कि टर्की शॉट का इस्तेमाल करके वो कॉइन ढूंढे। और शेरा तुरंत बट को काम पर लगाती है और उसकी उड़ान देखकर हैरान रह जाती है और कुछ सेकंड बाद वो उत्साहित होकर बताती है कि वो कॉइन देख सकती है और डियाब्लो उसे डायरेक्शन में एरो चलाने को कहता है। और जब निशाना लगता है वो बताता है कि इस समन की मदद से शेरा उन एनिमीज पर भी हमला कर सकती है जिन्हें वो खुद नहीं देख सकती। और रेम इस बात से हैरान होती है और कहती है कि उसकी छोटी दिमाग कभी इस तरह बट का इस्तेमाल करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। और अचानक शेरा सुनने लगती है और रेम पर आरोप लगाती है कि वो हॉट डॉग वाटर जैसी स्मेल कर रही है। और रेम शर्मा जाती है और शेरा घोषणा करती है कि उनको स्विमिंग पर जाना चाहिए और लेक पहुंचकर लड़कियां कपड़े उतारने लगती हैं, जिससे डियाब्लो फ्रीक आउट कर जाता है और वो कहता है कि वो उनके साथ पानी में नहीं जाएगा और मुंह फेर लेता है।
Come on, man. लड़कियां पानी में मजे करती हैं और डियाब्लो नॉटी थॉट्स के साथ परेशान होने लगता है और अचानक शेरा मदद के लिए चिल्लाती है और डियाब्लो मुड़कर देखता है और पाता है कि एडलगार्ड रेम को पकड़े हुए है और वो बताती है कि किसी ने उसे बताया है कि रेम के अंदर डेमन लॉर्ड की सोल है। और ये सुनकर शेरा रेम से पूछती है कि ये क्या चल रहा है और बाद में सभी बैठकर बात करते हैं जहाँ रेम शेरा को पूरी सच्चाई बताती है और सब कुछ सुनने के बाद शेरा रेम को गले लगाती है और कहती है कि भले ही वो कमजोर और यूजलेस है और वो फिर भी रेम की मदद करना चाहती है और रेम उसे शुक्रिया कहती है। और फिर वो एडलगार्ड से कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि अगर किसी फॉरेन को पता चला कि उसके अंदर डेमन लॉर्ड की सोल है तो वो उसे मार डालेंगे, लेकिन उसकी हैरानी के लिए एडलगार्ड बताती है कि वो रेम को मारे बिना डेमन लॉर्ड को रिवाइव कर सकती है और फिर रेम को मदर ऑफ द डेमन लॉर्ड कहा जाएगा। और जब एडलगार्ड डियाब्लो के चेहरे पर नापसंदगी देखती है तो वो कहती है कि वो खुद रिचुअल नहीं करेगी बल्कि वो डियाब्लो को सिखा देगी। और डियाब्लो इस बात पर विचार करता है क्योंकि रेम का लक्ष्य डेमन लॉर्ड को रिवाइव करके इससे हमेशा के लिए निपटना है और इसलिए डियाब्लो एडलगार्ड से कहता है कि वो उसे रिचुअल सिखाए ताकि वो डेमन लॉर्ड को रिजरेक्ट कर सके और फिर उसे खत्म कर सके। और एडलगार्ड डियाब्लो के ओवर कॉन्फिडेंट को पसंद नहीं करती और अपनी स्वॉर्ड उठाती है और डियाब्लो भी अपनी स्टाफ उसकी गर्दन पर रख देता है और पाउट करते हुए एडलगार्ड कहती है कि 3 दिन बाद स्टारफॉल टावर में आए वही रिचुअल होगा। और बाद में पब में गैंग को एलेसिया मिलती है जो उन्हें तुरंत अपने साथ आने को कहती है और वो पूछते हैं कि वो इतनी टेंस क्यों दिख रही है। और एलेसिया बताती है कि फोल्ट्रा में एक पैलेडिन मौजूद है जिसका नाम सैडलर है और जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसे ये यकीन हो जाए कि वो डेमन लॉर्ड के वर्शिपर्स हैं। और ये सुनकर डियाब्लो परेशान हो जाता है क्योंकि उसने गेम में कभी पैलेडिन से लड़ाई नहीं की और इसलिए वो उनके स्टैट से पूरी तरह अनजान है और बस किस्मत से वो सीधे सैडलर और उसके गुनर स्क्वाड से टकरा जाते हैं। और उसे देखते ही सैडलर इंट्रोडक्शन मांगता है जिससे डियाब्लो और चिंतित हो जाता है और वो पैलेडिन को प्रोवोक न करने का फैसला करता है, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी पहले बोल पड़ती है और वो गर्व से कह देता है कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ डेमन लॉर्ड है। और सैडलर जोर से हंस देता है और कहता है कि उसे पता था कि फोल्ट्रा में कई तरह के अजीब लोग रहते हैं लेकिन एक स्कैम आर्टिस्ट को पहली बार देखा है। और सबको सेफ समझते हुए एलेसिया मुस्कुराकर कहती है कि डियाब्लो मजाक करना पसंद करता है। और तभी सैडलर डार्क टोन में कहता है कि एलेसिया जैसी इंसान के लिए डेमन लॉर्ड कहने वाले लोगों के साथ घुलना मिलना शोभा नहीं देता। और जब रेम बीच में बोलने की कोशिश करती है पैलेडिन उसे स्लेव कह देता है जिससे रेम और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अचानक उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है और सैडलर दावा करता है कि उसे गॉड की पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन डियाब्लो तुरंत उसकी मैजिक स्पेल को महसूस कर लेता है और उसे अपोजर कहकर बाहर बुलाता है और इंसल्ट महसूस करते हुए सैडलर उस पर स्पेल फेंकता है, लेकिन डियाब्लो रिफ्लेक्टेड मैजिक का इस्तेमाल करता है और पैलेडिन को सीमेंट ब्लॉक में कैद कर देता है। और जैसे ही उसके फॉलोअर्स उसे उठाकर ले जाते हैं एलेसिया डियाब्लो से पूछती है कि सैडलर को जाने देना ठीक था क्या। और डियाब्लो कहता है कि सैडलर जैसे छोटे मोटे लोगों से लड़ना उसके लेवल के नीचे है और एलेसिया मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। और 3 दिन बाद रेम अपनी सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करती है और शेरा डियाब्लो से कहती है कि वो अपना सीक्रेट एलेसिया को बताना चाहती है और डियाब्लो उसे मना करता है, लेकिन रेम जिद करती है क्योंकि अब एलेसिया उसकी दोस्त है और इसीलिए वो पीछे हट जाता है और रेम को एलेसिया से कन्फेशन करते हुए देखता है और एलेसिया उसे गले लगा लेती है, लेकिन इससे डियाब्लो के दिल में एक अजीब सा एहसास बढ़ जाता है जिसे वो नजरअंदाज कर देता है ये सोचकर कि शायद वो दोस्तों की आदतों में नहीं है। और उस रात वो सभी स्टारफॉल टावर पहुंचते हैं और डियाब्लो ऑस्ट्रेलिया में डूब जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से उसे समन किया गया था। और वो एलेसिया को एडलगार्ड से मिलवाता है बताते हुए कि वो उनकी न्यू मेंबर है। लेकिन जब एडलगार्ड चुप रहती है डियाब्लो को अजीब लगता है कि उसने कोई अपोजिशन नहीं दिखाया और इसके बजाय एडलगार्ड रेम से कहती है कि उसे डेमन लॉर्ड की सोल को रिवाइव करने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर उसमें डालनी होगी। और रेम डियाब्लो की तरफ देखती है और कहती है कि वो एडलगार्ड पर भरोसा नहीं करती और डियाब्लो पूछता है कि क्या वो पूरा ऑपरेशन रोकना चाहती है, लेकिन रेम कहती है कि वो क्रिप्सकॉम को हारना चाहती है और डियाब्लो से मदद मांगती है और डियाब्लो वादा करता है कि वो पूरी ताकत से उसकी मदद करेगा। और फिर एडलगार्ड डियाब्लो को रेम के पेट पर हाथ रखने को कहता है और रेम कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना सच होगा। और डियाब्लो एनर्जी डालना शुरू करता है और क्रिप्सकॉम की पावर को महसूस करता है और दूसरी तरफ रेम को डियाब्लो की पावर महसूस होते ही वो अजीब हैप्पी डॉल्फिन साउंड निकालने लगती है। और कुछ समय बाद डियाब्लो पूछता है कि वो क्रिप्सकॉम को बाहर निकालने के कितने करीब है, तो एडलगार्ड कहती है कि वो अभी बहुत दूर है और उसे और डीपर जाना होगा। और डियाब्लो पूछता है कि कैसे, और तब एडलगार्ड शॉक देते हुए कहती है कि डियाब्लो को रेम के अंदर एक होल बनाना होगा और वहीं से पावर डालनी होगी। और शेरा गुस्से से उसे रोकती है क्योंकि ये तरीका रेम की जान ले सकता है। और तब एडलगार्ड कैजुअली फॉरबिडन जगह की ओर इशारा करके कहती है कि डियाब्लो को ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सब शॉक हो जाते हैं और डियाब्लो लूजर वर्जिन की तरह पैनिक करने लगता है, लेकिन रेम शर्माते हुए उसे परमिशन दे देती है। और इस तरह डियाब्लो अपनी उंगलियां अंदर डालकर डेमन लॉर्ड क्रिप्सकॉम को रिजरेक्ट कर देता है। और जैसे ही ड्यूटी प्रकट होती है डियाब्लो रेम से पूछता है कि वो ठीक है ना, और रेम उससे कहती है कि अब उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन को हराना है। और जब धुआं साफ होता है डियाब्लो शॉक में रह जाता है क्योंकि फियरसम डेमन लॉर्ड एक छोटी सी लड़की के रूप में निकलती है जो पोलियो लेने की उम्र की लगती है
और सबको अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्रिप्सकॉम भारी मैजिक समन करती है ताकि सभी को खत्म कर दे। लेकिन अचानक उसकी मैजिक गायब हो जाती है और वो भूल जाती है कि उसे क्या करना था और डियाब्लो सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो लड़ना भूल तो नहीं गई। और तभी एलिसिया आगे आती है और क्रिप्सकॉम को याद दिलाती है कि उसे ह्यूमन रेस को खत्म करना है। और कंफ्यूज होकर वो पूछती है क्यों, और जब रेमो से समझाती है कि उसे किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। और एलिसिया अजीब तरह से ट्वीट करने लगती है और एडलगार्ड से कुछ करने को कहती है, जो बताती है कि वो तो बस वही करेगी जो क्रिप्सकॉम उससे कहेगी। और जल्दी ही क्रिप्सकॉम घोषणा करती है कि वो ह्यूमन रेस को खत्म नहीं करेगी। और वो पूछती है कि क्या उनके पास उसके लिए कोई स्नैक्स हैं। तो सेरा उसे कुछ बिस्किट देती है जिन्हें वो किसी भुक्कड़ की तरह चटकर जाती है। और वो दावा करती है कि उसका नया मिशन दुनिया के हर बिस्कुट को खाना है। और ये समझकर कि अब कोई लड़ाई नहीं होने वाली, वो सब घर की तरफ लौटने लगते हैं जब अचानक ओलेरेक्स नाम का एक प्राणी आता है और क्रिप्सकॉम से कहता है कि वो पिछले डीमन लॉर्ड की सेवा करता था। और वो बताता है कि उसकी बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें सारे मॉडल्स को ईट कर देना चाहिए। लेकिन क्रिप्सकॉम तुरंत पायरेट ऑफ द कैरिबियन वाले चॉप डेवी जोन्स दिखने वाले उस आदमी से कहती है कि वो इंसानों को नहीं मार सकती क्योंकि बिस्किट के लिए उनको जिंदा रखना पड़ेगा। और कंफ्यूज होकर ओलेरेक्स से नतीजा निकालता है कि क्रिप्सकॉम को मरना होगा ताकि एक सही डीमन लॉर्ड आ सके जिसे मॉर्टल से नफरत हो। लेकिन जैसे ही वो हथियार घुमाता है, एडलगार्ड उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि उनको डीमन लॉर्ड की इच्छा का पालन करना चाहिए। और ओलेरेक्स आसानी से एडलगार्ड को फेंक देता है, जिससे डियाब्लो लड़ाई में आगे आता है। और लड़ते लड़ते ओलेरेक्स समझ जाता है कि डियाब्लो बहुत स्ट्रांग है और वो उड़कर वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद वो सभी इन पहुंचते हैं जहाँ रेम और एलिसिया एक ही कमरे में रहने का फैसला करती हैं। और शेरा और क्रिप्सकॉम की जिम्मेदारी डियाब्लो पर छोड़ देती हैं। और उसे रिवॉर्ड देने के लिए शेरा उसे स्ट्रिप करने का फैसला करती है। और क्रिप्सकॉम भी क्यूरियोसिटी में शेरा को फॉलो करती है, जिससे वो सभी एक साथ ही फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में एलिसिया अपने मॉम डैड को याद करती है जिन्होंने उसे बचपन से डेमी ह्यूमन से नफरत करना सिखाया था। और रॉयल कोर्ट में भी उसके साथ यही होता है। और सब उससे कहते हैं कि इंसानों के अलावा बाकी किसी के लिए एम्पैथी रखना गलत है। और इसे याद करते हुए एलिसिया कहती है कि उसे डीमन लॉर्ड की जरूरत है ताकि वो अपना कर्तव्य पूरा कर सके और दुनिया से ह्यूमैनिटी मिटा सके। और दूसरी ओर किसी पुराने चर्च में सैडलर डियाब्लो और डेमी ह्यूमन से बदला लेने की योजना बनाता है क्योंकि उन्होंने उसे अपमान किया था। और अगले दिन शेरा डीमन लॉर्ड को नर्सरी राइम सिखाती है, जिससे डियाब्लो सोचने लगता है कि कई शेरा पूरे पावरफुल ड्यूटी क्रिप्सकॉम को कोकोलॉन्ग लविंग बेवकूफ तो नहीं बना देगी। और जब वो रेम को भी साथ में गाने को कहती है तो रेम भी डरते शर्माते धीरे धीरे गाना शुरू कर देती है, जबकि एलिसिया उनको ऐसे देखती है जैसे तुम अपने क्रश को देखते हो। और इन पहुंचकर क्रिप्सकॉम सारे बिस्किट अकेले खा जाती है, जबकि डियाब्लो सेलेस्टीन के साथ दूसरी टेबल पर बैठ जाता है ताकि उसे क्रिप्सकॉम और शेरा को बेबी सिटिंग न करना पड़े। और सेलेस्टीन कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा डीमन लॉर्ड मिलेगा जो बिस्किट से प्यार करती है। और इसलिए फिलहाल वो बस देखेंगे कि फ्यूचर में क्रिप्सकॉम कैसे रिएक्ट करती है। और वो रेम की तारीफ भी करती है कि वो कितनी स्ट्रांग है। और रेम पोलाइटली उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने इतने सालों तक उसे बचाया रखा। और कुछ देर बाद शेरा डियाब्लो को बताती है कि वो खुश है कि सेलेस्टीन ने क्रिप्सकॉम को बंद नहीं किया। और डियाब्लो सोच समझकर कहता है कि क्योंकि सेलेस्टीन फोल्ट्रा की बैरियर की वजह से कहीं जा नहीं सकती और इसलिए वो कभी किसी और जीव की फ्रीडम नहीं छीनना चाहेगी। और शेरा ये बड़ी बात रेम को बताने लौटती है, लेकिन पाती है कि रेम, क्रिप्सकॉम और एलिसिया गायब हैं। और एक और जगह एम्पीरियर नाइट क्रिप्सकॉम और रेम को एक अंधेरे गली में ले जाती है। और रेम पूछती है कि वो डियाब्लो और शेरा से अलग क्यों हुए। और एलिसिया के चेहरे पर एक अजीब सी नजर आती है और वो कहती है कि वो शेरा को बाद में ले आएगी क्योंकि उसे अभी पता नहीं कि क्या की का काम करेगा। और इसी बीच डियाब्लो और शेरा वापस इनमें जाते हैं। और जब रेम और क्रिप्सकॉम नहीं मिलते तो डियाब्लो शेरा को कमरे में रुकने को कहता है और खुद आसपास ढूंढने निकलता है। और सड़कों पर चलते हुए डियाब्लो को फिर से वही बेचैनी महसूस होती है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। और अब फिर से गली में एलिसिया क्रिप्सकॉम से पूछती है कि उसकी मेमोरीज क्यों मिसिंग हैं, लेकिन जवाब देने से पहले ही वो रेम से कहती है कि एक फॉरेन प्रीस्ट ने उसे बताया था कि डीमन लॉर्ड को रिजरेक्ट करने के लिए सिर्फ मैजिक पावर काफी नहीं है। और अब रेम डरकर पूछती है कि क्या एलिसिया सच में पूरी मॉडर्न रेस को एलिमिनेट करना चाहती है। और जब एलिसिया हाँ कहती है तो रेम पूछती है कि उसमें ये सब क्या बदल गया। और एलिसिया ठंडे स्वर में जवाब देती है वो कभी बदली ही नहीं और फर्क सिर्फ यही है कि उसे अब प्रेटेंड नहीं करना पड़ेगा कि वो सब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं। और कंफ्यूज क्रिप्सकॉम उससे पूछती है कि क्या वो चाहती है कि वो उसे जला दे। और जवाब में एलिसिया एक परफेक्ट यूनकसाई पोज बनाती है और कहती है कि उसके द्वारा सबसे पहले जलाया जाना उसके लिए सम्मान की बात होगी क्योंकि गोल है दुनिया को 0 पर सेट करना। और उसी वक्त एलिसिया खुलासा करती है कि वही थी जिसने सिम गार्ड को ग्रे गॉड स्पिरिट से भरा ड्रैगर दिया था ताकि डीमन लॉर्ड को जल्दी रेजरेट किया जा सके। और अचानक सैडलर और उसके गुनर्स आते हैं एलिसिया को शुक्रिया कहते हुए कि उसने उसे डीमन लॉर्ड वर्सेबस पकड़ने में मदद की। और शॉक रेम प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश करती है कि असली हेलेटिक तो एलिसिया है, लेकिन चालाक एलिसिया तुरंत ड्रामा करके सैडलर से कहती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में रेम और उसकी गैंग डीमन लॉर्ड वर्शिपर्स निकले। और कॉर्नर में फंसी और अकेली रेम लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है और सैडलर उसे कस्टडी में ले लेता है। और इसी बीच डियाब्लो रेम और क्रिप्सकॉम को ढूंढता फिरता है, सोचते हुए कि एलिसिया के बारे में जो नैगिंग फीलिंग उससे पहले थी क्या वो सच थी। और कई और रेम होश में आती है और देखती है कि
क्रिप्सकॉम उसके ऊपर चिंतित होकर झुकी हुई है और वो रेम को बताती है कि एलिसिया ने उसे बताया कि रेम की जिंदगी उसकी वजह से मुश्किल रही और रेम इस पर चुप रहती है। तो क्रिप्सकॉम उसकी वफादारी की तारीफ करती है, लेकिन रेम मान लेती है कि वो हमेशा उससे नफरत करती थी क्योंकि उसकी मौजूदगी ने उसे तन्हाई और डर में जीने पर मजबूर किया। और क्रिप्सकॉम उसकी बात समझती है और स्वीकार करती है कि उसने रेम की जिंदगी को एक नाइटमेयर बना दिया। लेकिन रेम कहती है कि वो क्रिप्सकॉम से नफरत नहीं कर पाती क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी उसके अंदर बंद होकर बिताई है। और तभी अचानक सैलर रेम को एक टॉर्चर चेंबर में घसीट कर ले जाता है और रेम डर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो डेमन लॉर्ड वॉर्सिफस नहीं है, लेकिन सैलर नहीं मानता और रेम को एहसास होता है कि वो एक सर चुका आदमी है और वो एलिसिया से पूछती है कि उसने ऐसी गद्दारी क्यों की। लेकिन एलिसिया दुष्टता से कहती है कि चीखो, शायद इससे क्रिप्सकॉम की इनोसेंट टूट जाए। डियाब्लो सबसे मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन सही शब्द बोल नहीं पाता और तभी एक लड़का भागता हुआ आता है और बताता है कि एक पैलेडिन एक कैट गर्ल को टॉर्चर चेंबर में ले जा रहा था और डियाब्लो उसका शुक्रिया अदा करता है और अपनी कैट गर्ल को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। और कई और गिल्फर्ड और उसके सैनिक शौक में आ जाते हैं जब देखते हैं कि एडलगार्ड एक आर्मी ऑफ फॉलन को लीड कर रही है और फोल्ट्रा की सुरक्षा के डर से सेलेस्टिन बैरियर को मजबूत करने में पूरा जोर लगा देती है, जबकि सैलर रेम के कान काटने की तैयारी करता है। और ये देखकर क्रिप्सकॉम रेम से कहती है कि उसे उसकी रक्षा के लिए अपनी पावर इस्तेमाल करने दे, लेकिन रेम उससे वादा करवाती है कि वो कभी हेट्रेड के आगे नहीं झुकेगी। और तभी सैलर अपनी तलवार क्रिप्सकॉम की तरफ घुमाता है, लेकिन रेम उसे अपने शरीर से बचाती है और वही उसकी मौत हो जाती है। और रेम की मौत देखकर क्रिप्सकॉम गुस्से से पागल हो जाती है और एक भयानक बीच में बदल जाती है और सैलर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही पल में मारा जाता है। और उधर डियाब्लो को शेरा मिलती है जो बताती है कि उसने टर्की शॉट से रेम को ढूंढा और रेम बुरी तरह घायल थी और डियाब्लो उसे हीलिंग पोशन की वायल देता है और शेरा को रेम को बचाने भेजता है, जबकि वो खुद क्रिप्सकॉम से भिड़ने जाता है। और फोल्ट्रा के बाहर एडलगार्ड खुशी मनाती है कि आखिर क्रिप्सकॉम ने फाइनली डीमन लॉर्ड की भूमिका निभानी शुरू कर दी। और तभी एलिसिया वहां पहुंचती है और ऑर्डरलेस उसे देखकर अटैक मोड में चला जाता है, लेकिन एडलगार्ड बताती है कि डीमन लॉर्ड को जगाने वाली एलिसिया ही थी। और इसी बीच सिल्वी गिल्फर्ड से मिलती है और वो उसे शहर छोड़ने को कहता है क्योंकि वो फॉलन की आर्मी से नहीं निपट सकती, लेकिन सिल्वी उससे कहती है कि एडवेंचरस गिल्ड और डियाब्लो बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उसे बस तब तक इंतजार करना चाहिए। और इधर डियाब्लो क्रिप्सकॉम का सामना करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारने के इरादे से उस पर टूट पड़ती है। और उसकी चालें देखकर डियाब्लो समझ जाता है कि अब वो क्रिप्सकॉम जिसे वो जानते थे गायब हो चुकी है। और वही दूसरी तरफ शेरा रेम को हीलिंग पोशन पिलाती है और 9 लाइफ वाली रेम वापस आ जाती है और बताती है कि एलिसिया एक इविल रैट है जिसने सारे कियोस पैदा की, क्योंकि वो शुरू से डीमन लॉर्ड को रिजरेक्ट करना चाहती थी। और रेम खाली वायल्स देखती है और पूछती है कि ये कहाँ से आई और शेरा बताती है कि ये हीलिंग पोशन डियाब्लो ने बनाए थे। और रेम समझ जाती है कि डियाब्लो ने सारे पोशनों से दे दिए होंगे और इसलिए वो डियाब्लो की सुरक्षा को लेकर घबरा जाती है। और अब फिर से बैटलफील्ड में डियाब्लो क्रिप्सकॉम के हमले से बचने की कोशिश करता है, ये समझकर कि अगर वो लेवल 150 ना होता तो अब तक मारा जा चुका होता। और लकीली उसे मदद मिलती है एमएल की, जो डियाब्लो की मदद करने के लिए पहुंचा था और वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसने रेम और शेरा को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। और ये सुनकर डियाब्लो चैन की सांस लेता है और अपना अल्टीमेट मैजिक स्पेल एपोकलिप्स इस्तेमाल करता है, लेकिन ये स्पेल भी क्रिप्सकॉम को उसके ब्लड सेल से रोक नहीं पाता। और अचानक शेरा घायल रेम को लेकर बैटलफील्ड में पहुंचती है और दोनों मिलकर क्रिप्सकॉम को आवाज देती हैं और उससे वापस आने की गुहार लगाती हैं। और रेम तो उसे ये रिश्वत तक दे देती है कि अगर वो वापस अपनी पुरानी सेल्फ बन जाए तो वो उसे कई सारे स्नैक देगी। और ये सुनते ही क्रिप्सकॉम वापस से वही प्यारी सी डीमन लॉर्ड बन जाती है जिसे सब प्यार करते थे। और वो रेम से माफी मांगती है कि उसने हेट्रेट में आकर इतना अननेसेसरी कियोस मचा दिया, लेकिन रेम उसे आश्वासन देती है कि वो सिर्फ उसके वापस आने से खुश है। और इधर ऑयलरिक गुस्सा होकर एडलगार्ड के ऊपर चिल्लाता है कि वो एलिसिया के साथ मिलकर एक नाकाम साबित हुई है। और हालात खराब होते देखकर एलिसिया एडलगार्ड को भागने का इशारा करती है। और अगले दिन सिल्वी को पता चलता है कि क्रिप्सकॉम में डीमन लॉर्ड है और वो डियाब्लो से कहती है कि वो किसी भी हालत में इतनी खतरनाक प्राणी को फोल्ट्रा में खुला नहीं छोड़ सकती। और डियाब्लो भी इससे सहमत होता है और क्रिप्सकॉम से पूछता है कि वो खुद क्या चाहती है। और क्रिप्सकॉम कहती है कि वो तो बस शेरा और रेम के साथ रहना चाहती है और जिंदगी भर डॉग बिस्कुट खाना चाहती है। और ये सुनकर डियाब्लो वो मैजिक स्टोन दिखाता है जो रेम ने उसे दिया था और बताता है कि वो क्रिप्सकॉम के ऊपर एनसेलमेंट रिचुअल कर सकता है जिससे वो हमेशा के लिए डियाब्लो से बंधी रहेगी और इंसानों के लिए खतरा नहीं बनेगी। और क्रिप्सकॉम तुरंत मान जाती है और रिचुअल पूरा होने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए वापस इनमें लौट आते हैं। लेकिन तभी मुसीबत फिर से आ जाती है एलिसिया, जो शेरा के गले पर नाइफ रखे खड़ी होती है और क्रिप्सकॉम को साथ आने का ऑर्डर देती है। और मजबूरी में वो उसका पीछा करते हैं और रास्ते में घायल एडलगार्ड को पाती हैं। और एलिसिया बताती है कि डीमन लॉर्ड का प्लान फेल होने के बाद फॉलन ने एडलगार्ड को बुरी तरह सजा दी। और उसकी कहानी सुनने के बाद भी क्रिप्सकॉम पूछती है कि वो किसी ऐसे इंसान की मदद क्यों ही करे जिसने रेम को इतना दर्द दिया। और तभी डियाब्लो बीच में आता है और क्रिप्सकॉम को एडलगार्ड का इलाज करने को कहता है और क्रिप्सकॉम उसकी बात मान जाती है। और इलाज पूरा होने के बाद एडलगार्ड उसे शुक्रिया कहती है और पूछती है कि वो फिर से मॉर्टल्स के साथ क्यों रह रही है।
और क्रिप्सकॉम जवाब देती है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने आए थे और इसलिए अब वो उनके साथ रहना चाहती है और खूब सारे बिस्किट खाना चाहती है। और एडलगार्ड को ठीक देखकर एलिसिया अपनी नाइफ गिरा देती है और वो कहती है कि वो चाहे तो उसे खत्म कर सकते हैं। और रेम उससे पूछती है कि आखिर उसे इतना क्रेजी किसने बना दिया। और तब एलिसिया बताती है कि उसने इंसानों का डार्क साइड को इतने करीब से देखा कि उसमें इंसानों के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। और ये सुनकर डियाब्लो को खुद की याद आती है जब उसे उसकी बैड हेयर कट की वजह से लोग रिजेक्ट कर देते थे। और जब एलिसिया अपनी लाइफ सब्सक्रिप्शन खत्म करने की कोशिश करती है तो डियाब्लो उसे रोकता है और चिल्लाकर कहता है कि वो आसान रास्ता नहीं चुन सकती और उसे रेम के साथ की गई गलतियों का प्रायश्चित करना ही होगा। और डियाब्लो की बात समझते हुए एलिसिया सुधार का वादा करती है, लेकिन तभी डियाब्लो का शरीर ज्यादा लड़ने की वजह से जवाब दे देता है और उसे जमीन पर गिरते देखकर सारी लड़कियां यहाँ तक कि एलिसिया भी अपने कपड़े उतारकर उसकी देखभाल में लग जाती हैं। और खुशियों से बेहाल डियाब्लो बेहोश हो जाता है, मनी मनी ये सोचते हुए कि वो अब जेंगिस खान से भी ज्यादा बेबीज पैदा कर सकता है। और इसी के साथ ही एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और जरूर से जरूर हाइप भी कर देना, क्योंकि चैनल का रीच थोड़ा डाउन है। और फिलहाल के लिए आप जाकर मेरे इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सनोरा।